वह आधा मर जाता है। हालांकि 3 छोटे भाइयों में से कोई भी चियान कुत्ते को 1 सेकंड में नहीं मार सकता। यह एक कुचलने वाली स्थिति का कारण भी बनता है। हुआन फैंग को इस बात का दुख है कि उसके 3 छोटे भाई वास्तव में एक दूसरे से बेहतर है। इसलिए हुआन फैंग अब बचता नहीं है, बल्कि हमला करने के लिए भी ऊपर जाता है, और उसका लिंगबो सूक्ष्म कदम और कियाओ तेज गड़गड़ाहट मुट्ठी काफी कुशल है। जब उनका एक साथ उपयोग किया जाता है तो वे न केवल उस पर कभी कभार ही हमला करवाते हैं, बल्कि बचते समय प्रतिद्वंद्वी को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। 2 मिनट से भी कम समय में हुआन फैंग पर हमला करने वाले सभी 10 चियान कुत्ते मारे गए। हालांकि जब वे पहली बार अंदर आए तो उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे ये भी पता चलता है कि यह प्रति सरल नहीं है। इन लाल सूजन वाले कुत्तों को मारने के बाद हुआन फैंग आगे बढ़ने के लिए नहीं रुके। हालांकि वो ज्यादा देर तक चल नहीं सके। अचानक उसका शरीर हिल गया और जमीन थोड़ी धंस गई। जब हुआन फैंग अभी भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है, कई राक्षस जमीन से बाहर आ गए। लंबी पूंछ वाला बिच्छू अत्यधिक जहरीला, परिचय भी सरल है, लेकिन हुआन फैंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने अधिक जानकारी नहीं देखी, कम से कम वो जानता था कि यह अत्यधिक विषैला था, इसलिए इससे निपटते समय वो अधिक सावधान रहता था। सुरक्षा की खातिर भी हुआन फैंग ने इस बार सबसे कमजोर बीएमडब्ल्यू को जाने नहीं दिया, लेकिन वो जियाओबाई और जियाओएन को अपने साथ ले गया। हमारे सामने बिच्छू 2 मीटर से अधिक लंबे और काले हैं। स्टिल्स की पूंछ डरावने नुकीले पंखों से चमक रही है। भले ही इसमें जहर न हो, लेकिन पूंछ के नुकीले पंख भी बहुत खतरनाक चीज होते हैं। लंबी पूंछ वाला बिच्छू हुआन फैंग के प्रति विनम्र नहीं था। वो सीधे हुआन फैंग के पास पहुंचा और जमीन पर धूल उठा लाया। हुआन फैंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। धूल से बचने के लिए उसने झट से एक छोटा सा कदम उठाया। इसके बाद उसकी पीठ पर मुक्के से वार किया। हालांकि उसकी पीठ पर एक कठोर खोल था और हुआन के हमले का कोई खास असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस आदमी की शारीरिक सुरक्षा कमजोर नहीं है। हुआन फैंग ने आग भरी और जादू का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आग का गोला हुआन फैंग ने लंबी पूंछ वाले बिच्छू को आग के गोले से मारा और उस पर घाव कर दिया। हालांकि आग का गोला तकनीक जादू का सबसे निचला स्तर है। अब हुआन फैंग की समग्र ताकत प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए भले ही केवल सबसे सरल आग के गोले की तकनीक का उपयोग किया जाए, क्षति छोटी नहीं है। ओह, लंबी पूंछ वाला बिच्छू दर्द में था और चिल्ला रहा था। पूंछ पार हो गई। हुआन फैंग छोटा था और बच सकता था। दूसरी आग का गोला तकनीक पहले ही खेली जा चुकी थी। लंबी पूंछ वाले बिच्छू पर फिर से जोरदार प्रहार किया गया, लेकिन वह हुआन फैंग को नहीं हरा सका। जहां तक अन्य लंबी पूंछ वाले बिच्छुओं की बात है, वे जियाओबाई और जियाओइन से आकर्षित थे। ये हुआन फैंग के आदेश का प्रभाव है। इस तरह लंबी पूंछ वाले बिच्छू से निपटने के लिए उसके पास अपेक्षाकृत शांत वातावरण होता है। उस लंबी पूंछ वाले बिच्छू को हुआन फैंग द्वारा मारने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसने तब तक हुआन फैंग को नहीं छुआ जब तक वो मर नहीं गया। उसके बाद हुआन फैंग ने विधि की तरह इसे संसाधित किया और शेष लंबी पूंछ वाले बिच्छू को मार डाला। इस समय हुआन फैंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लंबी पूंछ वाले बिच्छू ने वास्तव में एक नुस्खे को तोड़ दिया था। लंबी पूंछ वाले बिच्छू का जहर, इसके लिए 1 भाग लिकोरिस, 2 भाग जी हुआ और 2 भाग फॉग फ्रूट की जरूरत होती है। लंबी पूंछ वाले बिच्छू के जहर को रिफाइन करके बनाया जाता है। इसमें तेज जहर होता है। अगर इसे हथियार पर लगाया जाए तो ये जहर कर सकता है। फिर से लक्ष्य हर्बलिस्ट का स्तर वरिष्ठ है। ये वास्तव में एक नुस्खा है, हुआन फैंग ने आश्चर्य से कहा। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों की दूसरी लहर आ गई है। वो इतना भाग्यशाली था कि उसने एक औषधि फॉर्मूला विकसित किया। ये बहुत भाग्यशाली है। हुआन फैंग को अपनी किस्मत से ईर्ष्या करनी पड़ी। इसके अलावा ये औषधि बहुत उपयोगी है, चाहे वो पीके में खिलाड़ियों के साथ हो या राक्षसों को मारने में। यदि आप इसे परिष्कृत करेंगे तो ये बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। इसके अलावा इस फॉर्मूले के लिए केवल वरिष्ठ फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है और इसे हासिल करना बहुत कठिन नहीं है। इस सूत्र को प्राप्त करने के बाद हुआन फैंग अधिक प्रेरित हुए। वो अपने 3 छोटे भाइयों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ते में उसने अनेक राक्षसों का वध किया। हालांकि उन्होंने फिर कभी इस फॉर्मूले को नहीं तोड़ा। उपकरण के कई टुकड़े हो गए, जिससे हुआन फैंग की घायल आत्मा को आराम मिला। ध्रुवीय भालू, जब हुआन फैंग कॉपी के अंत में आता है और अंतिम बॉस को देखता है तो उसे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह मिलते हैं। वो अभी भी नहीं जानता कि भालू क्या करने में सक्षम है। हालांकि ये यहाँ है। हुआन फैंग का मतलब हार मानना नहीं है। वो नहीं रुकता और सफेद भालू की ओर दौड़ पड़ता है। सफेद भालू मात खाने को तैयार नहीं था। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, अपनी छाती को जोर से पीटा, अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई और हुआन फैंग की ओर दौड़ पड़ा। जब वो हुआन फैंग के पास था तो उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और हुआन फैंग पर दे मारी। हुआन फैंग का सिर तिरछा और छिपा हुआ था। उसके कानों ने हवा के टूटने की आवाज भी सुनी। हुआन फैंग ने भी सफेद भालू पर मुक्का मारा, लेकिन ये दीवार से टकराने जैसा था। उसे केवल अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इससे सफेद भालू को कितना नुकसान हुआ। सफेद भालू ने अपना सिर घुमाया और हुआन फैंग की ओर देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जाहिर है तभी हुआन फैंग उसे गुदगुदी कर रहे थे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो क्या बात है, हुआन फैंग ने खुद से कहा। उसके बाद ये सफेद भालू की दहाड़ थी। इस बार हुआन फैंग ने शेर की दहाड़ का इस्तेमाल किया। हालांकि सफेद भालू एक बड़ा मालिक था, फिर भी उसे हुआन फैंग की शेर की दहाड़ के सामने चक्कर आ रहा था। हुआन फैंग उसके प्रति विनम्र नहीं होंगे। उसने एक खंजर निकाला है जिसे पहले सिल्वर लेवल से सम्मानित किया गया था। फिर भालू की आंखों में खंजर घुसा दिया जाता है। ओह ओह, सफेद भालू दर्द से दहाड़ता है। इसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है। जाहिर है आसपास की स्थिति को देखने का कोई तरीका नहीं है। इस समय जियाओबाई उस पर कूदती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। फिर सफेद भालू के वार से पहले वो फिर से कूद पड़ा। इस समय सफेद भालू की गर्दन काट ली गई है और खून लगातार बह रहा है। बेशक हुआन फैंग निष्क्रिय नहीं था। उसका खंजर एक बार फिर उस स्थान पर जा लगा जहां सफेद भालू की गर्दन पर चोट लगी थी। हड़कंप मच गया और सफेद भालू का घाव और भी बड़ा हो गया।
खून ऐसे बह गया जैसे पैसे नहीं। इस समय सफेद भालू अंततः चक्कर की स्थिति से जाग जाता है। हालांकि उसके पास वापस लड़ने का समय नहीं था। इस समय हुआन फैंग और स्वेट बीएमडब्ल्यू का हमला एक ही समय में आया। एक व्यक्ति, एक घोड़ा, बड़ी ताकत के साथ। हालांकि सफेद भालू का आकार छोटा नहीं है, फिर भी इस बार उसके शरीर को नियंत्रित करने और जमीन पर गिरने का कोई तरीका नहीं है। जहाज का सबसे पिछला भाग हुआन फैंग सफेद भालू का करीब से पीछा करता है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया करता, खंजर उसके दिल में घुसेड़ दिया गया और इसके बाद जियाओ बाई, जियाओ इंग और स्वेट बीएमडब्ल्यू के हमले हुए। इस तरह हुआन फेंग में कई लोगों के अधिक कुशल सहयोग से सफेद भालू अनिच्छा से मर गया। अंतिम मालिक के रूप में इसकी अपनी गरिमा है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह मर जाएगा और उसने हुआन फेंग को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, जो उसे बहुत अनिच्छुक बनाता है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है और सफेद भालू आखिरी मालिक भी है। उनके मरने के बाद जमीन पर चीजों का ढेर लग गया। कई दवा की बोतलों और उपकरणों के अलावा हुआन फेंग को दवा के फॉर्मूले के 2 टुकड़े भी मिले, जिससे वो बहुत खुश हुए। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 878 सीमा शुल्क निकासी की किवंती स्तर प्रतिकृति। योद्धा शक्ति सूत्र उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति को आधे घंटे तक बढ़ा सकता है। योद्धा ढाल सूत्र यह उपयोगकर्ता की सुरक्षा को आधे घंटे तक बढ़ा सकता है। 2 सूत्र आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं। हालांकि ये दोनों अस्थायी वृद्धि है, ये वास्तविक युद्ध में भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा क्योंकि वृद्धि सीमा छोटी नहीं है, हुआन फैंग का अनुमान है कि दोनों सूत्र भी पिछले वाले की तरह ही बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इन दोनों फॉर्मूलों को केवल उन्नत चिकित्सा शोधन की आवश्यकता है, जो हुआन फैंग को आशा देता है। वो अब एक मध्यवर्ती हर्बलिस्ट है और वरिष्ठ हर्बलिस्ट को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल नहीं है। आखिरकार उन्नत स्तर से पहले जब तक दक्षता पर्याप्त हो, उन्नयन में कोई कठिनाई नहीं होती है। हर्बलिस्ट कैनन के कठिन स्तर को पार करने के लिए खिलाड़ी हुआन फैंग को बधाई। इसमें 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी लड़ाई ने पहले पागल टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हुआन फैंग ने खुद से कहा। निश्चित रूप से जब उसे बाहर भेजा गया और उसने बाहर सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची देखी, तो उसने पाया कि शीर्ष पर पागल युद्ध टीम नहीं थी, बल्कि उसका नाम था हुआन फैंग। ये हुआन फैंग कौन है? उसने इतनी जल्दी सीमा शुल्क कैसे पार कर लिया? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। आप देखिए, वो अकेला है, उसके पास रीति रिवाजों से गुजरने के लिए बहुत कम समय है। यह एक छिपा हुआ सुपर मास्टर है। क्या ये किसी संघ का स्वामी है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी गिल्ड के पास ऐसे विशेषज्ञ होते तो वे उन्हें लंबे समय तक प्रचारित करते और वे अभी भी उतने ही अज्ञात होते जितने अब हैं। ये केवल हुआन फैंग ही नहीं है जिसने सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची में बदलाव देखा है। फार्मासिस्ट के कंठ के प्रवेश द्वार पर उन खिलाड़ियों को जितनी जल्दी हो सके सूची में बदलाव का पता चला और उन्होंने एक के बाद एक हुआन फैंग की पहचान का अनुमान लगाया। बाहर के भाइयों ने कहा कि सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची बदल गई है और हमारी टीम को बदल दिया गया है। हर्बलिस्ट कैनन की दुस्वप्न स्तर की प्रतिकृति में 5 योद्धा खिलाड़ी राक्षसों को मार रहे हैं। उनमें से एक ने कुछ देर तक संपर्क उपकरण को देखने के बाद अपने कई साथियों को इस खबर की सूचना दी। ओह, हमारी जगह किसने ली? पुनर्जन्म या गर्व या रात में घूमने वाले? आइए पहले इस दुस्वप्न स्तर की प्रतिलिपि से निपटें। हालांकि जिस व्यक्ति ने संपर्क उपकरण को देखा वो थोड़ा अवाक रह गया और फिर कहा, यह वे लोग नहीं है। नवीनतम रिकॉर्ड का धारक कोई गिल्ड व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि कहाँ आना है से। क्या आपका क्या मतलब है? गिल्ड से नहीं। वे कौन है? खेल पागल दुनिया के नेता ने पूछा। बिल्कुल कौन नहीं, बल्कि एक जिस खिलाड़ी ने अभी अभी संपर्क उपकरण देखा है। उसने कहा, उस खिलाड़ी का नाम हुआन फैंग है। वो लड़का जो लेवल 15 का हुआ करता था और कॉपी पास करने के बाद लेवल 16 में अपग्रेड कर दिया गया है। जाहिर है, युद्ध के दीवाने लोगों की सूचनाओं की जांच बहुत विस्तृत होती है। उन्होंने वास्तव में पाया कि हुआन फैंग से पहले का स्तर 15 था। वास्तव में हुआन फैंग अब कई गिल्डों की जांच का लक्ष्य है। इससे पहले भी उन्होंने खूब लोगों का ध्यान खींचा है। अब उन्होंने फार्मासिस्ट की वैली कॉपी को इतनी जल्दी पास कर दिया है, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कई गिल्ड हुआन फैंग की पहचान की जांच कर रहे हैं। क्या केवल एक व्यक्ति? क्या आपका मतलब यह है कि हुआन फैंग नाम का खिलाड़ी अकेले सीमा शुल्क से गुजरा है और उसने हमसे कम समय बिताया है? ये स्पष्ट है कि दुनिया में कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने उस समय अपने सभी प्रयास नहीं किए, लेकिन वो यह नहीं कह सकते थे कि वे अकेले फार्मासिस्ट के कैनन की दुविधा स्तर की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी राय में ये स्पष्ट रूप से एक असंभव बात थी, लेकिन अब यह उसे नामुमकिन लगता है। लेकिन ऐसा हो गया है। दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसे फार्मासिस्ट के कैनन की प्रति मिल गई है और इसमें उनमें से 5 की तुलना में कम समय लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस खिलाड़ी ने पहले बाहरी दुनिया से संपर्क किया था, उसने कहा कि हालांकि वो इसे बहुत अधिक स्वीकार नहीं करना चाहता था, अब बाहर सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड की सूची स्पष्ट रूप से हुआन फैंग का नाम दिखाती है और वह एकमात्र है। अपने साथी की बातें सुनने के बाद वो पानी से बाहर गिरने ही वाला था। उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। यदि अन्य गिल्ड खिलाड़ियों ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वो सिर्फ मुस्कुरा सकता है और इसकी परवाह नहीं करता। आखिरकार उन्होंने और उनकी टीम ने रैंकिंग में बहुत समय तक कब्जा कर लिया है। भले ही वे अब नीचे चले जाएं, वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। आखिरकार अन्य गिल्ड खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है। हालांकि अब उसे एक आकस्मिक खिलाड़ी द्वारा नीचे गिरा दिया गया है, जो कि उसने पहले जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। मुझे खुश करो, आज हमें दुस्वप्न स्तर की प्रतिकृति से गुजरना होगा, उनके कुछ साथियों ने क्रेजी बैटल वर्ल्ड से कहा। टोन में कोई शक नहीं। हालांकि उनकी बातें सुनकर उनके कई साथी फूट फूट कर मुस्कुराए, क्योंकि वे इस प्रतिकृति में कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी इस प्रतिकृति तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रतिकृति की कठिनाई पिछली कठिनाई स्तर प्रतिकृति के समान नहीं है और इसमें राक्षस की ताकत न केवल पिछली प्रतिकृति बिग की तुलना में अधिक कठिन है और इन राक्षसों के लिए कुछ राक्षस भी जोड़े गए हैं। उन्हें पता नहीं, कई बार मर चुके हैं।
अब जब वे अपने टीम लीडर को ये कहते हुए सुनते हैं कि वे आज ही प्रतिकृति पास करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लगभग असंभव है। हालांकि चूंकि टीम लीडर ने ऐसा कहा है और जाहिर तौर पर हुआन फैंग नाम के व्यक्ति ने उन्हें प्रेरित किया है, इसलिए ये खिलाड़ी इस समय अपने टीम लीडर की भौहों से नहीं डरेंगे। हुआन फैंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसकी छोटी लापरवाही भरी हरकत इतनी बड़ी प्रतिक्रिया का कारण बनेगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके समय ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इस प्रतिलिपि को बनाने के लिए यहाँ आए थे, न केवल दवा शोधन के लिए और अधिक नुस्खे प्राप्त करने के लिए, बल्कि कायाकल्प गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये स्पष्ट है कि उसे यह नहीं मिला है, अर्थात उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आपको अधिक कठिन प्रतिलिपि चुननी होगी। हुआन फैंग एक बार फिर कॉपी के सामने खड़े हो गए और खुद से कहा, उन्होंने सोचा कि कॉपी जितनी कठिन होगी, आत्मा लौटाने वाली गोली का फॉर्मूला मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब वो कठिन कॉपी को खेलता है। हालांकि इसे रोलिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यह बहुत कठिन नहीं है, इसलिए वो अधिक कठिन कॉपी को चुनौती दे सकता है। इसलिए हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और सीधे दुस्वप्न स्तर को छोड़ दिया। उन्होंने किंवदंती स्तर की प्रतिकृति की कठिनाई को चुना। यदि प्रतिकृति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अनुभव मूल्य में कटौती नहीं करेगा, बल्कि फिर से वापस आ जाएगा। उनकी राय में ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस समय की बर्बादी है। यदि लेजेंड स्तर की प्रतिकृति नहीं चलाई जा सकती तो वो दुस्वप्न स्तर की प्रतिकृति का चयन नहीं करेगा। ये बेन है। इसलिए कुछ देर कालकोठरी के बाहर आराम करने के बाद हुआन फैंग फिर से कालकोठरी में प्रवेश कर गया। इस बार उन्होंने कठिनाई स्तर की कालकोठरी को नहीं, बल्कि किंवदंती स्तर को चुना। यह एक कालकोठरी कठिनाई है जिसे खेल के सभी खिलाड़ियों ने नहीं चुना है। जब हुआन फैंग ने फिर से हर्बलिस्ट के कैनन में प्रवेश किया तो वह तैयार था, लेकिन उसका शरीर अभी भी घायल था। इस बार राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक चुस्त और अधिक आक्रामक था। जब हुआन फैंग का शरीर स्थिर होगा तो वह अपने सामने राक्षस को देखेगा, जिसे अभी भी लाल सूजन वाला कुत्ता कहा जाता है। हालांकि चाहे ये कितना भी बड़ा या बड़ा क्यों न हो, ये पहले की कठिनाई स्तर की कालकोठरी की तुलना में अधिक मजबूत है। हुआन फैंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत कई पालतू जानवरों को मुक्त कर दिया। इस समय लाल सूजन वाला कुत्ता फिर से दौड़ पड़ा। हुआन फैंग के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी से चकमा दे गया और वापस लड़ने के अवसरों की तलाश में था। ये साबित हो गया है कि हुआन फैंग का लिंगबो माइक्रोस्टेप वास्तव में शीर्ष कौशल है। हालांकि उन चियान कुत्तों को मजबूत किया गया है, उनकी आक्रमण शक्ति अधिक मजबूत है और उनकी चपलता अधिक है, फिर भी वे लिंगबो माइक्रोस्टेप के सामने पर्याप्त नहीं देख पाते हैं। जब तक हुआन फैंग बचने के लिए ध्यान देता है तब भी उसे चोट नहीं लगती है। और हुआन फैंग के 3 पालतू जानवर कई बार सहयोग के बाद हुआन फैंग के साथ एक मौन समझ रखते हैं। इसलिए हालांकि इस प्रति में राक्षस अधिक मजबूत है, फिर भी वे हुआन फैंग और उसके 3 पालतू जानवरों के सामने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हालांकि हुआन फैंग ने इस बार अधिक समय बिताया, फिर भी वो पूरे हर्बलिस्ट कैनन की एक प्रसिद्ध प्रति है। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि पागल युद्ध टीम या अन्य गिल्ड टीमें अभी भी दुस्वप्न स्तर की कालकोठरी में लड़ रही हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि किसी ने पहले ही कालकोठरी को साफ कर दिया है और यह एक अधिक कठिन किंवदंती स्तर की कालकोठरी है। खिलाड़ी को लीजेंड स्तर के हर्बलिस्ट की वैली प्रतिकृति को पार करने पर बधाई। इसमें 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि खिलाड़ी लीजेंड स्तर के हर्बलिस्ट की वैली प्रतिकृति को पार करने वाला पहला खिलाड़ी है। एक नुस्खा विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता है। सिस्टम का त्वरित स्वर हुआन फैंग के कान में फिर से बजता है। हुआन फैंग थोड़ा स्तब्ध है और इसे स्वीकार करता है, क्योंकि वो मूल प्रति के बारे में अधिक जानता है। हालांकि और भी राक्षस हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता, फिर भी हुआन फैंग के लिए सीमा शुल्क पारित करने का समय कम हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपी की कठिनाई बढ़ जाती है, अन्यथा उसका व्यतीत होने वाला समय कम हो जाएगा। हालांकि हुआन फैंग इस समय बहुत खुश नहीं है, क्योंकि आखिरी बॉस की मृत्यु के बाद उन्हें वो फॉर्मूला नहीं मिला जो वह चाहते थे। इसलिए हालांकि उन्हें 2 अन्य सूत्र और कई अच्छे उपकरण मिले, हुआन फैंग स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 879 रिकॉर्ड तोड़ना यह असंभव है। ड्रगिस्ट कैनन के बाहर चौराहे पर पागल युद्ध दल के नेता ने नवीनतम सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड देखा तो चिल्लाया। सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची। हुआन फैंग टीम सीमा शुल्क को पार करने में सबसे तेज है। इसमें 40 मिनट लगते हैं। टीम सदस्य, टीम लीडर हुआन फैंग। जब हुआन फैंग ने किंवदंती स्तर के हर्बलिस्ट की कैनन प्रतिकृति को पार किया तो उसका नाम प्रतिकृति के बाहर रिकॉर्ड सूची में अद्यतन किया गया था, और इस बार जो सनसनी हुई वो पहले की तुलना में बड़ी और बहुत बड़ी थी। कई खिलाड़ियों ने कठिनाई स्तर के हर्बलिस्ट कैनन कालकोठरी में प्रवेश किया है। हालांकि वे सभी रीति रिवाजों को पारित नहीं कर सकते, लेकिन वे कालकोठरी की कठिनाई को भी जानते हैं। सीमा शुल्क पार करना इतना आसान नहीं है। हालांकि अब हुआन फैंग ने प्रसिद्ध हर्बलिस्ट की वैली प्रतिकृति को आसानी से पार कर लिया है। प्रतिकृति के अन्य स्तरों तक जाने में इसे अन्य लोगों की तुलना में और भी कम समय लगता है, जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। विशेष रूप से गिल्ड के मुख्य खिलाड़ियों में से कई ने व्यक्तिगत रूप से दुस्वप्न स्तर के हर्बलिस्ट की वैली कॉपी की कठिनाई का अनुभव किया है। वे अभी तक पूरी तरह से कॉपी हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए देखा जा सकता है कि कॉपी कितनी कठिन है। अब वे देखते हैं कि एक खिलाड़ी है जिसने एक व्यक्ति की क्षमता के साथ प्रसिद्ध हर्बलिस्ट की वैली कॉपी को पार कर लिया है। निस्संदेह उन्हें इसे स्वीकार करना कठिन होगा, भले ही वे जाने माने गिल्ड के विशिष्ट खिलाड़ी हों। हालांकि हुआन फैंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता कि कहां से आना है। इसके अलावा केवल एक ही व्यक्ति है जिसने अभी तक कोई टीम नहीं बनाई है। इस मामले में वो पौराणिक प्रत्ययों को पारित कर सकता है, और इसमें बहुत कम समय लगता है। उन लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। ये पीली चोटी कौन है? कई लोगों के मन में यही विचार है। हुआन फैंग, क्या आप निश्चित हैं कि जो व्यक्ति किंवदंती स्तर के हर्बलिस्ट की वैली प्रतिकृति को पार करता है वो हुआन फैंग पुनर्जन्म का अध्यक्ष है? पुनर्जन्म दुनिया के एक चेहरे ने चौंक कर पूछा।
वो इस प्रतिकृति की कठिनाई को भी जानता है क्योंकि वो पहले भी इस प्रतिकृति में रह चुका है। उस वक्त तो वो सिर्फ देखने के लिए अंदर चला गया। परिणाम स्वरूप पौराणिक प्रतिकृति में वो 1 मिनट भी नहीं रुका और अंदर के राक्षसों द्वारा उसे मार डाला गया। उसके बाद वो दोबारा अंदर नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि वो उनकी वर्तमान ताकत का उपयोग करना चाहता था। इस प्रतिलिपि को बनाना असंभव था, लेकिन अब कोई मिल गया है। एक ही आदमी होगा तो चौंक जाएगा। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने पौराणिक स्तर के हर्बलिस्ट की प्रति को पार कर लिया है, उसकी कुछ उत्पत्ति उनके गिल्ड से हुई है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसे रोकना अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनके और हुआंग फैंग के बीच संबंध अच्छे नहीं है और पहले भी संघर्ष हो चुका है। हाँ, राष्ट्रपति वो हुआंग फैंग है, पुनर्जन्म, एक सदस्य ने कहा। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग वास्तव में एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ है, पुनर्जन्म के दूत ने कहा। पुनर्जन्म अजय ने सिर हिलाया और फिर अपने अधीनस्थों से कहा, जाओ और पता करो कि हुआंग फैंग कौन है। उसे ढूंढने के बाद क्या तुम उसे अपमानित नहीं कर सकते? हाँ राष्ट्रपति, मैं इसे अभी करूंगा। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुनर्जन्म के साथ एक ही निर्णय को अजेय बना लिया है। ये सभी लोग कुछ संघों के वरिष्ठ नेता हैं और उनके उद्देश्य समान है, हुआंग फैंग को ढूंढें और फिर उसे भर्ती करें। हालांकि हुआंग फैंग का संपर्क उपकरण अभी भी इस मोड पर सेट है कि अजनबी मित्र नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए हुआंग फैंग को ढूंढना और हुआंग फैंग से संपर्क करना आसान नहीं है। इस खेल में खिलाड़ी अपना नाम अपने सिर पर नहीं रखते हैं, इसलिए यदि वे नहीं जानते कि हुआंग फैंग कैसा दिखता है, भले ही उनका सामना हुआंग फैंग फेस से हो, हुआंग फैंग अपनी पहचान नहीं बताते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो चले, अंदर चलें। कुछ देर की राहत के बाद अब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हालांकि वो दूसरों से पीछे रहने को तैयार नहीं है। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अब जब दूसरों ने उसे फेंक दिया है तो वो पकड़ लेगा। पागल युद्ध दल के कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में कड़वी मुस्कान देखी। वे भी अहंकारी लोग हैं, हालांकि उनका दिमाग मजाकिया नहीं है, इसलिए उनके लिए अब दुस्वप्न के स्तर से गुजरना बहुत मुश्किल है। उनके लिए उस व्यक्ति को पकड़ना लगभग असंभव है। हालांकि उन्होंने अपने टीम लीडर को नहीं रोका या उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने आदत नहीं छोड़ी। भले ही उन्हें पता था कि उनकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वे हुआंग फैंग का पीछा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार हम लीजेंड स्तर की प्रतिकृति पर जाएंगे, पागल युद्ध दुनिया ने कहा। ठीक है, कई अन्य लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। फिर पागल युद्ध दल के कई लोग लंबे समय तक आराम किए बिना फिर से चौक में गायब हो गए और प्रतिलिपि में प्रवेश किया। उनसे कुछ ही दूरी पर हुआंग फैंग असंतुष्ट चेहरे के साथ खड़ा था। हालांकि अन्य लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हैं कि वो केवल अपनी ताकत के दम पर पौराणिक प्रतिकृति को पार कर सकता है। वे उसकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है क्योंकि यद्यपि उसने प्रसिद्ध हर्बलिस्ट कैनन की प्रतिकृति को पार कर लिया है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया है। नुस्खा प्राप्त करने में सक्षम हो गया है, इसलिए उसके पिछले प्रयासों का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। ये सबसे उन्नत प्रतिलिपि है, लेकिन हमें अभी तक सूत्र नहीं मिला है। उस सूत्र की विस्फोट दर इतनी कम है, हुआंग फैंग ने खुद से कहा। हालांकि हुआंग फैंग का स्पष्ट रूप से हार मानने का इरादा नहीं था। यदि उसे एक नहीं मिलता तो वो 2 बार खेलता, यदि वो नहीं कर सका तो वो 3 बार खेलेगा। वैसे भी वो पहले ही एक प्रतिलिपि बना चुका है और वो प्रतिलिपि से अधिक परिचित है। यदि वो इसे फिर से पूरा करना चाहता है तो यह कोई समस्या नहीं है, इसमें अभी अधिक समय लगता है। इसलिए हुआंग फैंग फिर से दृश्य से गायब हो गया और प्रतिकृति में प्रवेश कर गया। इस बार उन्होंने प्रसिद्ध हर्बलिस्ट कैनन प्रतिकृति में प्रवेश किया। पिछले अनुभव के कारण हुआंग फैंग को प्रतिकृति तक पहुंचने में कम समय लगेगा, इसलिए प्रतिकृति के द्वार पर मौजूद खिलाड़ी ये देखकर हैरान है कि हुआंग फैंग को प्रसिद्ध हर्बलिस्ट कैनन की प्रतिकृति से गुजरने में लगने वाला समय उस सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड सूची में कम और कम होता जा रहा है। शुरुआत में 40 मिनट, अंत में 35 मिनट और अंत में 30 मिनट लगते हैं। हर बार जब हुआंग फैंग कालकोठरी में प्रवेश करता है तो वो अधिक उपयोग के समय को कम कर सकता है, जबकि अधिकांश खिलाड़ी अभी भी कठिनाई स्तर के कालकोठरी से परेशान है। हुआंग फैंग लगातार प्रसिद्ध कालकोठरी की सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड को ताज़ा कर रहा है। वे कैसे हो सकते हैं? और वे खिलाड़ी जो हुआंग फैंग पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लीजेंड लेवल रेप्लिका को भी पास करना चाहते हैं, कई बार कोशिश करने के बाद पाते हैं कि वे बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन हुआंग फैंग बार बार अधिक निश्चिंत हो जाते हैं, जिससे उन्हें महसूस होता है निराश। हाँ, अंततः मुझे यह मिल गया। आखिरकार जब हुआंग फैंग ने प्रसिद्ध हर्बलिस्ट की कैनन प्रतिकृति की निकासी का समय 21 मिनट तय किया तो उसे आखिरकार वो नुस्खा मिल गया जो वो आखिरी बॉस से चाहता था। कायाकल्प गोली का सूत्र। कायाकल्प गोली की शीर्ष स्तर की दवा बनाने के लिए आवश्यक सूत्र, आवश्यक सामग्री है त्यानशान बर्फ कमल, अग्नि घास, बाघ को वश में करने वाला पानी, लकड़ी के फूल और आवश्यक दवा शोधन का स्तर है ग्रैंड मास्टर स्तर। यह आसान नहीं है। आखिरकार मुझे यह नुस्खा मिल गया। हालांकि इस शोधन कौशल का स्तर थोड़ा ऊंचा है। हुआंग फैंग ने अपने हाथ में मौजूद नुस्खे को देखा और खुद से कहा। अब जब उसे यह नुस्खा मिल गया है तो हुआंग फैंग ने कुछ समय के लिए छोड़ने का फैसला किया है। उसे आगे जो करने की जरूरत है वह है रिफाइनिंग के स्तर को जल्द से जल्द सुधारना। केवल इसी तरह से वो इस नुस्खे को परिष्कृत कर सकता है। इस अवधि के दौरान हालांकि हुआंग फैंग को अंत में केवल आत्मा लौटाने वाली गोली का फॉर्मूला मिला, फिर भी उन्हें पिछली प्रतियों में कई अन्य नुस्खे मिले। एक ओर उन्होंने सबसे उन्नत प्रतिलिपि बनाई, दूसरी ओर केवल एक व्यक्ति ने प्रतिलिपि में प्रवेश किया, इसलिए इस प्रतिलिपि की विस्फोट दर स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई। इस अवधि के दौरान उन्हें बहुत सारे अन्य नुस्खे प्राप्त हुए, बहुत सारे नुस्खे और अन्य उपकरण प्राप्त नहीं हुए। इन नुस्खों के साथ जब तक हुआंग फैंग के पास पर्याप्त जड़ी बूटियां हैं, दवा शोधन में सुधार करना बहुत मुश्किल नहीं है। निस्संदेह ये केवल निम्न स्तर पर है। जब दवा शोधन का स्तर ऊंचा होता है तो यह न केवल निरंतर शोधन होता है बल्कि अवसर और ज्ञान भी होता है। हालांकि हुआंग फैंग अब उतना प्रबंधन नहीं कर सकता। उनका समय सिर्फ 1 महीना है। उन्हें इस महीने के भीतर अपने दवा शोधन कौशल को ग्रैंड मास्टर के स्तर तक उन्नत करना होगा। क्या वो अंततः सीमा तक पहुंच गया है?
जब से हुआन फैंग अपने प्रसिद्ध हर्बलिस्ट कैनन प्रतिकृति के रिकॉर्ड को ताज़ा करते रहे, उनकी नवीनतम स्थिति में कई खिलाड़ी आए हैं। उनमें से कैजुअल खिलाड़ी और गिल्ड खिलाड़ी हैं, जो हुआन फैंग को अपने रिकॉर्ड को ताज़ा करते हुए देख रहे हैं। अब जब हुआन फैंग का सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड 21 मिनट पर सेट हो गया है, जो लंबे समय से नहीं बदला है, तो उन खिलाड़ियों को राहत मिली है। साथ ही वे ये भी सोचते हैं कि यह 21 मिनट हुआन फैंग की सीमा है और वो इस रिकॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। हालांकि ये रिकॉर्ड थोड़ा निराशाजनक भी है। मूल रूप से बहुत से लोग जो हुआन फैंग से आगे निकलना चाहते थे, उन्हें कुछ समय के लिए थोड़ा उदास महसूस हुआ। उन्हें इस रिकॉर्ड को पार करने में निराशा महसूस हुई। बेशक हर किसी ने हार नहीं मानी है, कम से कम पागल टीम के सदस्यों ने अभी भी हार नहीं मानी है। वे अभी भी प्रतिकृति पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग का फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना संपर्क उपकरण बंद कर दिया और बाहरी दुनिया से कोई भी जानकारी प्राप्त करना बंद कर दिया। पर्याप्त सामग्री खरीदने के बाद उन्होंने खुद को छिपा लिया और चिकित्सा प्रशिक्षण का अभ्यास किया। और हुआन फैंग आधे महीने से अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई उच्च स्तरीय सूत्र सीखे हैं। सफल शोधन के बाद उन्हें बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है, इसलिए रिफाइनिंग का स्तर अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। इस छोटे से आधे महीने में उन्होंने मध्यवर्ती रिफाइनिंग से विशेषज्ञ रिफाइनिंग तक अपग्रेड कर लिया है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 880 विशेष हार। हुआन फैंग के रुकने का एक कारण यह था कि उनके द्वारा खरीदी गई बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री उनके निरंतर अभ्यास के तहत उपयोग की गई थी। इसके अलावा जब उनका दवा शोधन का स्तर विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गया, तो उन्होंने पाया कि दवा शोधन के स्तर को फिर से सुधारना बहुत मुश्किल था। दवा शोधन की सफलता के बाद उन्होंने जो अनुभव मूल्य दिया वो बहुत कम था। ऐसा लगता है कि हमें अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा, हुआन फैंग ने खुद से कहा। इसके बाद वो नीलामी घर गए। हालांकि अब नीलामी घर में बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार की तुलना में जब शहर के भवन ऑर्डर की नीलामी हुई थी, बहुत कम लोग हैं। हुआन फैंग ने अपना ब्राउजर तब खोला जब वो सभी प्रकार की दवा बनाने की सामग्री को साफ कर रहा था। वो पूछना चाहता था कि क्या इस दौरान कोई खबर आई। जब हुआन फैंग ने ब्राउजर खोला तो उसके पास बाहर निकलने के लिए पूछने का समय नहीं था। उसने अपने पानी के लन का गला दबाया और पूछा, हुआन फैंग, आपने आखिरकार संपर्क उपकरण खोल दिया है। मैं लंबे समय से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। मुझसे संपर्क करें। क्या हो रहा है? हुआन फैंग ने पूछा। क्या आप प्रसिद्ध हर्बलिस्ट कैनन के सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड पर हैं? उन्होंने पानी पर घुटते हुए पूछा। उस समय दम घुटने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं था, इसलिए उसे पहली बार में इसका पता नहीं चला। हालांकि बाद में मामला धीरे धीरे फैल गया और वह जानता था कि जो व्यक्ति रिकॉर्ड को ताज़ा करता रहा वो हुआन फैंग था। आप जानते हैं, यहाँ खेल में डुप्लीकेट नाम होना असंभव है, इसलिए उसने पहली बार हुआन फैंग से संपर्क करने के बारे में सोचा और यह पुष्टि करना चाहता था कि वो व्यक्ति वह है या नहीं। हालांकि उस समय हुआन फैंग ने संपर्क उपकरण बंद कर दिया था और चिकित्सा अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया था। स्वाभाविक रूप से वो उससे संपर्क नहीं कर सका। यह मैं हूँ, क्या बात है? हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है, इसलिए उनका लहजा बहुत सपाट था। क्या बात क्या बात? पानी पीते हुए, घुटते हुए और चिल्लाते हुए, तुम्हें पता है तुम अब खेल के आदमी हो। लोग हर जगह तुम्हारी जानकारी मांग रहे हैं। वे गिल्ड खिलाड़ी लंबे समय से उस प्रतिलिपि को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सभी असफल रहे, इसलिए वे तुम्हें और अधिक खोजना चाहते हैं। पानी से दम घुटना झूठ नहीं है। हालांकि आधा महीना हो गया है, कोई भी दुस्वप्न स्तर के हर्बलिस्ट की वैली प्रतिकृति तक नहीं पहुंच सका है। पौराणिक की तो बात ही छोड़ दें, क्रेजी बैटल टीम कई खिलाड़ियों की प्रतिकृति प्रगति में सबसे तेज रही है और यह हर बार दुस्वप्न स्तर प्रतिकृति के अंत में बॉस भी है। लेकिन हुआन फैंग आधे महीने पहले अकेले ही किंवदंती स्तर को पार करने में सक्षम था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हुआन फैंग दूसरों से बहुत आगे है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको एक बग मिल गया है, कुछ लोग कहते हैं कि आप एक शीर्ष मास्टर हैं। वैसे भी अब बहुत से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, पानी पीते हुए और घुटते हुए। क्या आपके पास कोई समाज नहीं है? यदि आप अभी अपनी पहचान घोषित करेंगे तो कई लोग शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग मेरे समूह में शामिल हों। हुआन फैंग ने कहा कि खेल की दुनिया में उनके पास अभी भी 1 साल से भी कम समय है, इसलिए वो गिल्ड में बहुत सारे खिलाड़ियों को भर्ती करने की योजना नहीं बनाते हैं। उस स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि दुनिया छोड़ने के बाद वो गिल्ड को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं। और यही कारण है कि हुआन फैंग सिटी लॉर्ड का कार्य पूरा करना चाहता है। सिटी लॉर्ड द्वारा दिए गए कई पुरस्कारों के लिए वो जो सबसे अधिक चाहता है वह है सैनिकों को नियुक्त करने का अधिकार। खेल बहुत ही मानव उन्मुख है और प्रत्येक पात्र की अपनी सोच है, इसलिए हुआन फैंग सिटी लॉर्ड के साथ चर्चा करना चाहता है कि क्या वो इनाम में थोड़ा बदलाव करना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते कि लोग शामिल हों? पानी पीना और दम घुटना, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। जब तक गिल्ड स्थापित है, कौन अपने गिल्ड को बड़ा नहीं बनाना चाहेगा? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग ऐसा सोचेंगे। हालांकि आखिरकार यह हुआन फैंग का अपना व्यवसाय है और वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब हुआन फैंग अपनी छाप में एक अजीब चरित्र के साथ एक शीर्ष विशेषज्ञ है। ऐसे विशेषज्ञ को जानकर वो बहुत खुश हैं। वैसे मेरे पास यहाँ कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है, उसने पानी में दम घुटते हुए कहा। क्या? एक उपकरण? पानी पीने और दम घुटने के बाद उन्होंने उपकरण की विशेषताओं को हुआन फैंग को पोस्ट किया। मृत लकड़ी का हार। ऐसा कहा जाता है कि यह हार मास्टर स्तर के हर्बलिस्ट डेविस का आभूषण है। विशेषता, हर्बलिज्म के स्तर पर एक जोड़े। विशेषता काफी सरल है। हालांकि इस नेकलेस को देखने के बाद हुआन फैंग की आंखों में चमक आ जाएगी। क्या इस तरह के उपकरण नहीं है जो दवा बनाने के स्तर को बढ़ा सके? वो इस तरह के उपकरण खरीदने के लिए नीलामी घर आए थे। अप्रत्याशित रूप से उसके एकमात्र दोस्त के हाथ में ऐसी बात हो गई। इस उपकरण को यहाँ रखना बेकार है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मृत उदारता का गला घोटने के लिए, दांत प्लग करने के लिए पानी पिए। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें तुरंत देखूंगा, हुआन फैंग ने तुरंत कहा। यह एक संयोग है कि पानी रोकने वालों पर घुटते लोग नीलामी घर में आने वाले हैं,
इसलिए वे नीलामी घर में मिले। जब वे मिले तो उन्होंने हुआन फैंग को हार दिया। हुआन फैंग इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ये देखकर कि गुण वास्तव में ऐसा है, वो संतुष्टि से मुस्कुराता है और कहता है, ये कितने का है? बस मुझे कुछ दे दो, यह मेरे लिए बेकार है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? ये दूसरे पक्ष के लिए बेकार है, लेकिन हुआन फैंग के लिए यह अधिक उपयोगी है। बेशक वो इसे अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। इसलिए हुआन फैंग ने अपनी अंगूठी खोली, प्लेटिनम उपकरण के 2 टुकड़े निकाले, उन्हें पानी के मुर्गे को सौंप दिया और उसका गला घोंटकर मार डाला और कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, ये दोनों तुम्हें देने जा रहे हैं। उपकरण लेने के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। हालांकि उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, ये दोनों उपकरण मेरे लिए बहुत महंगे हैं। क्या यह मूल्यवान है? मुझे नहीं लगता कि यह आपके हार जितना अच्छा है, हुआन फैंग ने कहा। प्लेटिनम स्तर का उपकरण वास्तव में अन्य खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा उपकरण है, लेकिन ये हुआन फैंग के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। अधिकांश समय वो चकमा देकर लड़ता है, उनका कौशल ही सबसे अच्छा हथियार है। हुआन फैंग के लिए हार बहुत उपयोगी है। उनकी राय में यह उन 2 उपकरणों की तुलना में अधिक उपयोगी है। लेकिन पानी पीने और दांत बींचने के बाद भी वो झिझक रहा था। तुम्हें पता है, उसके पास अब सबसे अच्छे उपकरण केवल सिल्वर स्तर के हैं और केवल 2 हैं। यह अब मुख्यधारा के खिलाड़ियों का उपकरण है। स्वर्ण स्तर के उपकरण केवल गिल्ड के मुख्य सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। जहां तक प्लेटिनम स्तर की बात है तो यह और भी कठिन है। इसलिए पानी पीने और अपने दांतों को चबाने से स्वाभाविक रूप से प्लेटिनम स्तर के उपकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे लगता है कि उपकरण के 2 टुकड़ों को एक बेकार हार से बदलकर हुआन फैंग ने बहुत अधिक पैसा खो दिया है। कुछ नहीं, लेकिन इसे रख दो, मेरे पास इन 2 उपकरणों की कमी नहीं है। हुआन फैंग ने कहा कि वो सच कह रहे थे। आखिरकार उन्होंने बहुत सारी पौराणिक प्रतिकृतियां बनाई है। रिंग में बहुत सारे अच्छे उपकरण नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको भविष्य में कुछ करना है तो बस मुझे बताएं। पानी पीना और दांतों में दम घुटना, ये 2 उपकरण उसे बहुत पसंद थे। अब जब हुआन फैंग ने उसे मनाया तो वह भी मान गया। हालांकि वो हुआन फैंग के बहुत आभारी है। अगर भविष्य में उसे मदद चाहिए तो वो हुआन फैंग की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे अभी आपसे कुछ पूछना है, क्या इस अवधि के दौरान खेल में कोई बड़ी घटना होने वाली है? मैं हाल ही में एक बंद रिश्ते में चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए ये बहुत स्पष्ट नहीं है, हुआन फैंग ने पूछा। बड़े आयोजन है। पानी पीते हुए और घुटते हुए उन्होंने खुशी से उपकरण लगाए और कहा, बड़े पैमाने पर लड़ाई के बाद आवशी के लोग और पुनर्जन्म के लोग अब लड़ना बंद कर चुके हैं। हालांकि अभी भी छोटे पैमाने पर लड़ाई जारी है संघर्ष, लेकिन वे अब मुख्यधारा नहीं है। दोनों संघों का उच्च स्तर शहर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। आखिरकार अगर वे हर समय लड़ते हैं तो शहर के निर्माण के बाद वे अपनी ताकत खो देते हैं। वे जो पैसा कमाते हैं वो उनका अपना है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया, जो समझ में आता है। अब आखिरकार ये खेल का मध्य और प्रारंभिक चरण है या विकासोन्मुख है। ये बात का चरण है जब बड़े पैमाने पर गिल्ड युद्ध छिड़ गया। उसके बाद हुआन फैंग और उन्होंने खेल में कुछ चीजों के बारे में बात की। वे अलग हो गए। हुआन फैंग ने हार के समान विशेष उपकरण की तलाश जारी रखी, जबकि चोकर अपग्रेड करने के लिए चला गया। नए उपकरण प्राप्त करने के बाद वो नए उपकरणों को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हुआन फैंग ने नीलामी घर में सभी नीलामी उपकरण देखे हैं, लेकिन उन्हें मृत लकड़ी के हार के समान उपकरण नहीं मिल सके, जो दर्शाता है कि ऐसे उपकरण कितने दुर्लभ हैं। हुआन फैंग को इस अवधि में परिष्कृत दवा को नीलामी घर में रखना पड़ा और फिर शहर लॉर्ड्स हवेली में जाने के लिए यहाँ से चले गए। क्या आपने कहा था कि आपको आत्मा लौटाने वाली गोली का नुस्खा मिल गया है? सिटी लॉर्ड ने हुआन फैंग को आश्चर्य से देखा और कहा। कुआ, हुआन फैंग ने कहा, हालांकि दवा शोधन का मेरा स्तर पर्याप्त नहीं है। मुझे डर है कि मैं शेष आधे महीने में आत्मा लौटाने वाली गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता। हुआन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड की भौहें चढ़ गईं। इसके बाद वो एक पल के लिए झिझकते दिखे। फिर उसने नौकर से एक बक्सा लाने को कहा और उसे हुआन फैंग को देते हुए कहा, पहले यह चीज तुम्हें उधार दे दो और फिर उपयोग के बाद मुझे वापस कर देना। हुआन फैंग ने बॉक्स खोला। अंदर एक अंगूठी है और अंगूठी की विशेषता ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हुआन फैंग को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि पानी पीने के बाद घुटते हुए मुर्दे द्वारा उसे दिए गए हार की तरह इस अंगूठी में कोई अन्य विशेषता नहीं है और यह केवल दवा शोधन के स्तर को बढ़ा सकती है। हार और अंगूठी के साथ, और हुआन फैंग खुद एक विशेषज्ञ हर्बलिस्ट है, इसलिए पेटेंट के 2 उपकरणों के बाद उनका हर्बलिस्ट स्तर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 881 रिफाइनिंग सोल रिटर्निंग पिल। भगवान, चिंता मत करो, इस चीज से मैं आत्मा लौटाने वाली गोली बना सकूंगा, हुआन फैंग ने शहर भगवान से कहा। शहर भगवान ने सिर हिलाया। हुआन फैंग को इतनी जल्दी आत्मा लौटाने वाली गोली का फॉर्मूला मिल गया, जो उसकी उम्मीद से परे था। अब हुआन फैंग का आश्वासन देखकर उन्हें राहत मिली है। उस अंगूठी के साथ हुआन फैंग ने शहर के लॉर्ड्स हवेली को छोड़ दिया और अपने अस्थायी निवास पर लौट आए। उसके बाद उसने अंगूठी और हार ले लिया और ड्रैगन तिपाई निकाल ली। 2 तीर उपकरण पहनने के बाद हुआन फैंग अब एक मास्टर स्तर के हर्बलिस्ट हैं। वो न केवल आत्मा लौटाने वाली गोली को परिष्कृत कर सकता है, बल्कि पवित्र ड्रैगन तिपाई का भी उपयोग कर सकता है। पवित्र ड्रैगन तिपाई प्राप्त किए हुए कुछ समय हो गया है और अब इसका उपयोग करने का ये पहला अवसर है। हुआन फैंग के नियंत्रण में शेनलंग डिंग की मात्रा धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद हुआन फैंग ने पहले से ही तैयार की गई जड़ी बूटियों को डाल दिया, जिससे उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। वहाँ 2 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो उसे उस घाटी से मिली। वैसे भी हुआन फैंग की इस गोली को रिफाइन करने की लागत कम नहीं है। बाद में हुआन फैंग ने पाया कि शेनलॉन्ग डिंग के साथ दवा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया सामान्य चिकित्सा तिपाई के साथ दवा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया से भिन्न प्रतीत होती है। अन्य दवा तिपाई के साथ दवा को परिष्कृत करते समय पूरी प्रक्रिया बहुत शांत थी और हुआन फैंग केवल दवा तिपाई पर लगातार कौशल का उपयोग कर सकते थे।
अब ड्रैगन तिपाई स्पष्ट रूप से अलग है। हुआन फैंग द्वारा इसके विरुद्ध दवा बनाने की तकनीक का उपयोग करने के बाद ड्रैगन तिपाई धीरे धीरे घूमने लगी। तिपाई पर कुछ सफेद धुआं था, लेकिन हुआन फैंग तिपाई को नियंत्रित करना चाहता था और उसे झुकने नहीं देना चाहता था। बेशक उसने इसे हाथ से पकड़ने के बजाय इसे नियंत्रित करने के लिए कौशल का इस्तेमाल किया। हुआन फैंग द्वारा दवा शोधन के निरंतर उपयोग के साथ ड्रैगन तिपाई ने धीरे धीरे सुगंध की लहर फैलाना शुरू कर दिया, जो दवा की सुगंध होनी चाहिए। हुआन फैंग बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और ड्रैगन ट्राइपॉड को नियंत्रित करना जारी रखा। आत्मा लौटाने वाली 2 गोलियां प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को बधाई। आखिरकार हुआन फैंग ने अपने कान में एक व्यवस्थित स्वर सुना। उसने जल्दी से ड्रैगन ट्राइपॉड को छोटा किया, फिर उसे अपने हाथ में लिया और 2 गोलियां निकाल दी। आत्मा लौटाने वाली गोली, इसमें मृतकों को पुनर्जीवित करने का प्रभाव होता है। ये वास्तव में सफल हुआ और मैंने एक बार में 2 दिए। हुआन फैंग को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि वो इसे एक निश्चित मात्रा के अनुसार परिष्कृत करते थे। हालांकि ड्रैगन ट्राइपॉड की खासियत के कारण इसमें अधिक गोलियां प्राप्त करने का मौका है। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि यह पहली बार था जब उन्होंने ड्रैगन ट्राइपॉड का उपयोग किया था, जिसने वास्तव में इस विशेषता को ट्रिगर किया था। वो बहुत भाग्यशाली था। आत्मा को तरोताजा करने वाली कई जड़ी बूटियों में से सबसे कीमती तियानशान पर्वत का हिमकमल है। हुआन फैंग को यह हर्बल गार्डन में नहीं मिला, उन्होंने इसे नीलामी घर में खरीदा था। इसके अलावा उसे केवल एक ही मिला। यदि वो इस बार गोली को परिष्कृत करने में विफल रहा तो वो केवल जड़ी बूटियों की तलाश जारी रख सकता था और उसके पास इसे खोजने का समय नहीं था। तब कोई समय नहीं होगा। वो केवल मदद के लिए शहर भगवान के पास जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है। सौभाग्य से हुआन फैंग की किस्मत स्पष्ट रूप से अच्छी है। वो न केवल एक समय में सफल हुए, बल्कि एक बार और भी सफल हुए। हुआन फैंग ने गोलियां एकत्र करने के बाद वो बाहर चला गया और फिर से शहर लॉर्ड की हवेली में वापस चला गया। सिटी लॉर्ड को आश्चर्य हुआ कि हुआन फैंग इतनी जल्दी वापस चला गया। भगवान, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। यह आत्मा लौटाने वाली गोली है जो आपको चाहिए। देखिए, कोई समस्या तो नहीं है। हुआन फैंग ने आत्मा को लौटाने वाली गोली भगवान को सौंप दी। इतनी जल्दी? सिटी लॉर्ड को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतनी जल्दी गोलियों को परिष्कृत कर देंगे। उनके दिमाग में ऐसी गोलियां न केवल नुस्खा है, बल्कि शोधन की सफलता दर भी है। हुआन फैंग कम से कम कुछ समय के लिए उसे गोलियां दे सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतनी जल्दी होंगे। जब तक उसे ये पता नहीं चला, उसके पास यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हालांकि उसे थोड़ा आश्चर्य और संदेह हुआ, लेकिन जब उसे आत्मा लौटाने वाली गोली मिली तो वह अंततः आश्वस्त हो गया। फिर वो उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सका। तुम्हें पता है, वो काफी समय से दवा के लिए परेशान था और कोई भी उसे दवा नहीं दे सका। हालांकि हुआन फैंग ने आधे महीने के भीतर कार्य पूरा कर लिया। बेशक वो हैरान था। कृपया कुछ देर इंतजार करें, मैं वहीं रहूंगा, सिटी लॉर्ड ने कहा। उसके बाद उन्होंने हुआन फैंग की आत्मा लौटाने वाली गोली ली और आंतरिक कमरे में चले गए, जाहिर तौर पर अपनी बेटी के लिए दवा लेने के लिए। हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो हॉल में चुपचाप इंतजार करता रहा। सौभाग्य से शहर के लॉर्ड्स हवेली में नौकरानी ने अपने मालिक के मेहमानों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने स्वादिष्ट एवं सुस्वादु भोजन प्रस्तुत किया। कुछ ही देर में नगर भगवान प्रसन्न चेहरे के साथ बाहर आए। उसके बाद उन्होंने उत्साहपूर्वक हुआन फैंग से हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो गई है। अगर आपकी दवा नहीं होती तो मेरी बेटी खतरे में होती। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, मुझे यही करना चाहिए। हुआन फैंग ने अपने मुंह पर विनम्र शब्द कहे, लेकिन वह इसके बारे में सोच रहा था। यथाशीघ्र मुझे इनाम दो। उसके मुंह पर धन्यवाद का मतलब क्या है? सौभाग्य से सिटी लॉर्ड हुआन फैंग को पुरस्कृत करना नहीं भूले। उसने ताली बजाई और नौकरानी को बुलाया। गृहस्वामी के हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे पर उपकरण का एक टुकड़ा और एक काला चिन्ह था जिस पर एक बड़ा आदेश लिखा हुआ था। ये टोकन है। यदि आपके पास ये टोकन है तो आप जुआनोवु शहर में 50 से अधिक सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकते। इन सैनिकों को बैरक में स्वयं भर्ती किया जा सकता है। सिटी लॉर्ड ने हुआन फैंग को टोकन सौंपा और कहा, हे भगवान, क्या मैं एक टोकन बदल सकता हूँ? हुआन फैंग ने अस्थायी रूप से कहा। आपका क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं? शहर भगवान से पूछा। ठीक है, मेरी गिल्ड अभी स्थापित हुई है। मैं खिलाड़ियों को भर्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ आदिवासियों को भर्ती करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, हुआन फैंग ने पूछा। यह सही है, सिटी लॉर्ड ने खुद से कहा, यह असंभव नहीं है। लेकिन क्या आपने वास्तव में केवल आदिवासियों को भर्ती करने का फैसला किया है? शहर भगवान ने पुष्टि की। हाँ, हुआन फैंग ने पुष्टि की। ठीक है, तुम रुको, सिटी लॉर्ड ने कहा और फिर गृहस्वामी से फिर से एक टोकन लेने के लिए कहा और इसे हुआन फैंग को सौंपते हुए कहा, ये टोकन ले लो और इस टोकन के साथ आप जुआनवु शहर में नागरिकों और दासों को अपने गिल्ड में भर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके संघ को मेरी सहायता की आवश्यकता है तो आप तब तक मेरी सहायता मांग सकते हैं जब तक कि यह मेरे अधिकार से अधिक न हो, प्रभु ने कहा। वास्तव में? हुआन फैंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। बिल्कुल, नगर प्रभु ने अवश्य कहा। वास्तव में हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि जुआनवु शहर में कई बेरोजगार लोग थे। हालांकि सिटी लॉर्ड ने पहले भी कई तरीकों के बारे में सोचा था, फिर भी वो समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सके। अब हुआन फैंग ने सक्रिय रूप से कहा कि वो शहर में आदिवासियों की भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए शहर के भगवान खुश थे और हुआन फैंग भी बहुत खुश है। शहर भगवान के शब्दों से हुआन फैंग को जुआनवु शहर में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। हालांकि वो भविष्य में एक शहर बनाने जा रहा है। नया शहर अभी भी जुआनवु शहर के नियंत्रण में रहेगा। बेशक आप नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते, हालांकि यह अदालत के निशाने पर होगा। यदि आप अदालत के हमले झेल सकते हैं तो ये भी संभव है। हालांकि मौजूदा खिलाड़ियों की ताकत के साथ शाही सेना की ताकत का विरोध करना असंभव है, इसलिए वर्तमान खिलाड़ी शाही अदालत के आदेश को सुनने की हिम्मत नहीं करते हैं और उन्हें सिस्टम सिटी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से शहर भगवान के वादे से खुश है।
धन्यवाद। लॉर्ड हुआन फेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वो भविष्य में जुआनवू शहर के नियंत्रण में होंगे। स्वाभाविक रूप से वो जुआनवू शहर के भगवान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था। इसके अलावा अंगूठी आपको दी जाएगी, लेकिन आपके उपकरण का इनाम केवल रद्द किया जा सकता है, कार सिटी लॉर्ड ने कहा। यह स्वाभाविक है। हुआन फेंग ने कहा कि हुआन फेंग को वो अंगूठी बहुत पसंद है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो सीधे कौशल स्तर को बढ़ा सकती है। इस तरह की बात मिल सकती है और पूछी नहीं जा सकती। अब जब उसे सिटी लॉर्ड से इनाम मिल सकता है तो हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से संतुष्ट है। यहाँ से सिटी लॉर्ड के कार्यालय से निकलने के बाद हुआन फेंग अच्छे मूड में थे। वो बस एक साधारण कार्य था, लेकिन अंतिम प्रतिफल अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। यदि उसे आत्मा लौटाने वाली गोली मिल जाए तो वह आदिवासियों को संघ में भर्ती कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें नगर स्वामी की मित्रता भी प्राप्त हुई। इसके अलावा हुआन फेंग को उस अंगूठी के साथ विशेष उपकरण भी मिले। हुआन फेंग अब ड्रैगन ट्राइपॉड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अधिक कार्य करना अच्छा है, हुआन फेंग ने खुद से कहा। ये कार्य पुरस्कार हुआन फेंग को कार्यों को फिर से करने के लाभों को महसूस कराता है, विशेष रूप से इस कार्य को, और लाभ अपेक्षा से कहीं अधिक है। जुआनवू शहर के भगवान अभी भी हुआन फेंग की अच्छी देखभाल करते हैं। इनाम शब्द है हुआन फेंग का क्षेत्र उसे चुनना है। इसके अलावा जब वो चुनता है तो वो हुआन फेंग को आसपास की स्थिति का विस्तृत परिचय देता है। अंत में उन्होंने हुआन फेंग को एक क्षेत्र के रूप में अनुशंसित किया। यदि यह अन्य लोगों के लिए है तो प्रभु इतना कुछ नहीं कहेंगे। जिस स्थान की सिफारिश सिटी लॉर्ड ने हुआन फेंग को की थी वो बहुत अच्छी है। आसपास के राक्षस स्तर 40 से स्तर 60 के राक्षस हैं। ये खिलाड़ियों के लिए लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए एक पवित्र भूमि है। इसके अलावा क्षेत्र के पास एक नस है। इस नस के साथ हुआन फेंग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके शहर में लंबे समय तक यातायात की कमी नहीं होगी। ये देखा जा सकता है कि शहर के भगवान पहले से ही हुआन फेंग की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। हुआन फेंग के शहर लॉर्ड्स हवेली छोड़ने के बाद वो सीधे अपने क्षेत्र में चले गए। हालांकि इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि एक प्रबंधक भी उसके पीछे था। भंडारी को शहर के भगवान की विशेष देखभाल नहीं मिलती थी, लेकिन शहर का निर्माण करने वाले प्रत्येक संघ के अध्यक्ष को यह मिलता था। उनकी भूमिका खिलाड़ियों को यथाशीघ्र अपना क्षेत्र बनाने में मदद करना थी। बाद में यदि खिलाड़ी इसे बदलना चाहे तो कोई समस्या नहीं है और अधिकांश अध्यक्ष बदल जाएंगे। आखिरकार वे उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जिन्हें वे लाते हैं, और जब खिलाड़ी चीजों से निपटते हैं तो वे सिस्टम पात्रों की तुलना में अधिक लचीले होंगे। हालांकि हुआन फेंग को नहीं बदला जाएगा। उनके सिस्टम में पात्र खिलाड़ियों से अधिक विश्वसनीय है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 882 शहर निर्माण, क्या यह मेरा डोमेन है? 1 घंटे बाद हुआन फेंग एक खाली जगह पर खड़ा हुआ और खुद से कहा, आपके सामने मैदान का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है और पास में ही प्रशिक्षण स्थल है। राक्षसों का स्तर 40 और 60 के बीच है, जैसा कि पिछले शहर लॉर्ड ने पेश किया था। यह अगले लंबे समय में खिलाड़ियों के लिए सबसे लोकप्रिय स्तर है। इसके अलावा खिलाड़ियों की वर्तमान अपग्रेड गति के अनुसार यदि आप स्तर 40 से स्तर 60 तक अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनमें से कम आधे वर्ष के समय की आवश्यकता होती है। इसलिए हुआन फेंग को मानव प्रवाह के बारे में पूरी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्रभु, यदि आप इस स्थान से संतुष्ट हैं तो मैं तुरंत लोगों को यहाँ इसका निर्माण शुरू करने की व्यवस्था करूंगा। हुआन फेंग के पास लगभग 50 साल के एक व्यक्ति ने कहा कि वो जुआनवू शहर के भगवान द्वारा हुआन फेंग को सौंपा गया प्रबंधक था। हालांकि शहर का निर्माण करने वाले प्रत्येक गिल्ड को शहर के प्रबंधन से परिचित होने में मदद करने के लिए एक सिस्टम कैरेक्टर मिलेगा। भेजे गए सिस्टम कैरेक्टर अलग थे। जुआनवू शहर के भगवान स्पष्ट रूप से हुआन फेंग की अच्छी देखभाल करते हैं। उनके पास भेजे गए लोगों की क्षमता पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। संतुष्ट, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हुआन फेंग ने कहा। अब आप यहाँ शहर बनाने के लिए लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ने गृहस्वामी से कहा। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उसकी पीठ एक चाल की तरह थी। अचानक वहां बहुत सारे लोग हाथों में औजार लिए हुए थे। प्रकट होने के बाद वे हुआन फेंग द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर व्यस्त थे। हुआन फेंग के सामने उन्होंने दीवारों को धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलते देखा। ये खेल यथासंभव वास्तविकता के करीब है, इसलिए भले ही यह एक शहर का निर्माण करना हो, हुआन फेंग के एक शब्द भी कहने के बाद वह अचानक जमीन से नहीं उठ सकता। इसके लिए एक प्रक्रिया की जरूरत है। इसके बावजूद सिस्टम द्वारा इस प्रक्रिया को बहुत छोटा कर दिया गया है, जिसमें आमतौर पर लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। हुआन फेंग ने व्यस्त लोगों को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वो उनके रवैये से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि हुआन फेंग यहाँ नहीं रहे, लेकिन यहाँ की देखरेख के लिए गृहस्वामी की व्यवस्था करने के बाद वो चले गए। यहाँ नीचे बहुत सारी चीजें नहीं होंगी और उसे हर समय यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हुआन फेंग अब जो करने जा रहा है वो अपने समाज का विस्तार करना है। जुआनवू शहर के भगवान के वादे के साथ हुआन फेंग अंततः अपने संघ का विस्तार कर सकता है। ये गेम बहुत यथार्थवादी है। जुआनवू शहर में खिलाड़ियों के पास अपनी चीजें हैं और आदिवासियों के पास भी अपनी चीजें हैं। वे अन्य खेलों के समान नहीं है। वे हर दिन केवल वही कार्य बार बार कर सकते हैं। उन्हें खाना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। उसी तरह उन्हें भी काम करने और पैसा कमाने की जरूरत है। और यही एक कारण है कि सिटी लॉर्ड हुआन फेंग का विशेष ध्यान रखेंगे। बेशक हुआन फेंग को यह वादा करना होगा कि उनके संघ में केवल आदिवासी ही हो सकते हैं, एक खिलाड़ी नहीं, अन्यथा भविष्य में हुआन फेंग की कोई देखभाल नहीं होगी। हुआन फेंग जुआनवू शहर के एक बड़े चौराहे पर आए। इस जगह पर खिलाड़ी कम ही आते हैं। यहाँ जमा हुए ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। उनमें से कुछ आदिवासी लोग हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं और कुछ गुलाम हैं जो व्यापार करने के आदी हैं। लेकिन ये लोग दूसरे खिलाड़ियों के लिए बेकार हैं। वे इन लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकते और नहीं रख सकते हैं, हालांकि लागत बहुत अधिक है। इसके अलावा ये लोग सिर्फ सामान्य लोग हैं और कई अन्य प्रतिबंध भी हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ खिलाड़ी न के बराबर है। हालांकि ये हुआन फेंग के लिए एक अच्छी जगह है।
जुआनवु सिटी लॉर्ड के प्राधिकरण से वो आदिवासियों को गिल्ड में भर्ती कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक वो यहाँ के लोगों को पसंद करता है और दूसरा पक्ष उसके समाज में शामिल होने का विरोध नहीं करता है, तब तक वो किसी को भी ले जा सकता है, लेकिन संबंधित कीमत छोटी है। हुआन फैंग किसी को ढूंढने की जल्दी में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देख रहा है। आखिरकार उसके पास दास खरीदने का अनुभव है और वो लंबे समय से दासों से निपट रहा है। वह जानता है कि कौन से गुलाम मजबूत और ईमानदार हैं और कौन से गुलाम धोखा देना पसंद करते हैं। जाहिर है, ऐसे लोग वैसे नहीं है जैसा वह चाहते हैं। हुआन फैंग को लगभग 300 दासों और नागरिकों को अपने संघ में भर्ती करने में लगभग आधा दिन लग गया। वो दासों के लिए भुगतान करता था, इसलिए जब तक वो भोजन उपलब्ध कराता था और उन नागरिकों को कुछ कीमत पर भर्ती किया जाता था, उन्हें भुगतान करना आवश्यक था। बेशक हुआन फैंग ये पसंद करते हैं कि उनके सभी संघ गुलाम हो, इस तरह उसके लिए प्रबंधन करना अधिक सुविधाजनक होता है। हालांकि कुछ नागरिकों की भर्ती करना जुआनवु शहर के भगवान से किए गए उनके वादे का भी हिस्सा है, इसलिए उन्हें यह वादा पूरा करना ही होगा। पहले कार्य पूरा करने के कारण हुआन फैंग का चीनी गिल्ड पहले से ही दूसरे स्तर का गिल्ड है। हालांकि कई गिल्डों में दूसरे स्तर का गिल्ड बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। दूसरे स्तर का गिल्ड 3000 गिल्ड सदस्यों की भर्ती कर सकता है। हालांकि हुआन फैंग सभी स्थानों का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भर्ती करने के लिए तैयार है। सदस्य होने के बाद हुआन फैंग अपने सदस्यों को गिल्ड स्तर को उन्नत करने के लिए संबंधित गिल्ड कार्य करने की व्यवस्था कर सकता है। क्योंकि वे सभी आदिवासियों के कारण है, हुआन फैंग का प्रेषण आसान है और कोई समस्या नहीं होगी। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद हुआन फैंग ने चिकित्सा शोधन का अभ्यास जारी रखा। हालांकि उसके पास हार और अंगूठी के कारण है, वो अब एक मास्टर स्तर का हर्बलिस्ट है और ड्रैगन ट्राइपॉड का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। हालांकि आखिरकार यह अन्य चीजों की मदद से है। जब वो वास्तविकता में वापस आता है तो इन चीजों को वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए उसे अभी भी चिकित्सा साधना का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अन्य उपकरणों का उपयोग किए बिना वो ड्रैगन ट्राइपॉड का उपयोग कर सकता है। और हुआन फैंग का प्रशिक्षण 1 सप्ताह का है। इस हफ्ते गेम में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले क्योंकि हुआन फैंग ने जुआनवु शहर के भगवान का कार्य पूरा किया, कार्य स्वीकार करने वाले अन्य संघों के अध्यक्षों को सिस्टम द्वारा विफल माना गया और जो असफल हुए उन्हें दंडित किया गया। जिन लोगों ने इस कार्य को स्वीकार किया वे न केवल जुआनवु शहर के गिल्ड थे, बल्कि कई गिल्ड अध्यक्ष भी थे। यहाँ तक कि जुआनवु शहर के अन्य शहरों के लोग भी इस कार्य को लेने के लिए आए थे। इस प्रकार कई संघों को पदावनत कर दिया गया है, साथ ही गिल्ड को भी एक स्तर से डाउनग्रेड कर दिया गया है। उन संघों में अध्यक्षों का स्तर निम्न नहीं होता और संघ भी बहुत ऊंचे होते हैं। यदि एक स्तर गिरा दिया जाता है तो ये हुआन फैंग जितना दर्दनाक नहीं है और सजा बहुत गंभीर है। परिणामस्वरूप हुआन फैंग के व्यवहार के कारण सीधे तौर पर खेल में खिलाड़ी की ताकत में गिरावट आई। हालांकि इन गिल्ड के खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि कार्य किसने पूरा किया। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, उनके पास इसका पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है। हुआन फैंग ने चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया है और दूसरों को नहीं बताया है यार, उसने कार्य पूरा कर लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को पता नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि यह हुआन फैंग से संबंधित है, एक और बात भी हुआन फैंग से संबंधित है, यानी सिस्टम की खिलाड़ी की शहर ताकत रैंकिंग में केवल 9 शहर थे, लेकिन अब एक और शहर है जिसे हुआक्सिया कहा जाता है। ऐसा लगता है कि हुआक्सिया गिल्ड द्वारा स्थापित शहर अचानक उभर आया है। पहले किसी को थोड़ा भी नहीं मिला। बेशक हम इस शहर को लेकर बहुत चिंतित और उत्सुक हैं। हालांकि उनके पास हुआन फैंग के सिर की जांच करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण अभिशप्त है, क्योंकि शहर के निर्माण की निगरानी के लिए एक हाउसकीपर की व्यवस्था करने के बाद हुआन फैंग फिर से नहीं आए। यदि अन्य लोग उसे खोजना भी चाहें तो भी वे उसे नहीं पा सके। इन दो चीजों के अलावा अन्य गिल्डों के बीच घर्षण अभी भी हो रहा है, जो अपरिहार्य भी है। जब खिलाड़ी खेल में होते हैं तो वे कई बार जानबूझकर अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। जब उनका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उन्हें असहज करती है तो वे अपना गुस्सा कम नहीं कर पाते। एक शब्द है ये करना। इसलिए खिलाड़ियों के बीच संघर्ष होना आसान है। कभी कभी ये केवल एक आकस्मिक रूप होता है जो बड़े पैमाने पर संघर्ष का कारण बन सकता है। खेल में खिलाड़ियों के दोस्त होते हैं, यदि उन्हें नुकसान होता है तो वे निश्चित रूप से उनकी मदद करने के लिए दोस्त ढूंढ लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हैं। बेशक हुआन फैंग को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका संघ आदिवासियों से भरा है, जब तक उनसे इजाजत नहीं मिलेगी वे लोग किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट है कि अन्य संघों के अध्यक्षों का भाग्य हुआन फैंग जितना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा कई मामलों में बेहतर स्तर के अभ्यास बिंदु को हासिल करने के लिए वे संघर्ष शुरू करने की पहल भी करेंगे। हालांकि ये संघर्ष खेल में अपरिहार्य है, इसलिए कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा। 1 सप्ताह बाद हुआन फैंग ने अभ्यास करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो कीमिया से संपर्क नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका शहर बन चुका था। अब वो स्वाभाविक रूप से इसे पहली बार देखना चाहता है। यह मेरा शहर है। हुआन फैंग शहर के गेट पर खड़ा था। उसने गेट टॉवर पर 2 बड़े शब्दों चीनी को देखकर खुद से कहा। हाँ, लॉर्ड बटलर ने कहा, हालांकि इन दीवारों की सुरक्षा अधिक नहीं है। यदि कोई दुश्मन हमला करता है तो दुश्मन के हमले का विरोध करना जरूरी नहीं है, बल्कि शहर की रक्षा को मजबूत करना है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। यह निश्चित है, शहर बन जाने के बाद इसे बनाने में समय और पैसा लगेगा। इस समय ये प्रबंधकों की भूमिका को प्रतिबिंबित कर सकता है। उनके साथ खिलाड़ी समझ सकते हैं कि शहर को और अधिक तेजी से कैसे बनाया जाए। हालांकि अधिकांश प्रबंधक केवल नियमों और विनियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वे खिलाड़ियों को पैसे बचाने में मदद नहीं कर सकते, बस शहर की रक्षा को मजबूत करने के लिए। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 883 वेदी।
गृहस्वामी के नेतृत्व में हुआन फेंग ने भ्रमण के लिए अपने शहर में प्रवेश किया। इस समय शहर अभी भी ऐसी स्थिति में है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति डिफॉल्ट रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हुआन फेंग को छोड़कर अन्य खिलाड़ियों के पास शहर में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है और शहर में केवल एक ही खिलाड़ी है। पूरी शहर की संरचना अब स्पष्ट दिखाई दे रही है। केवल सिटी लॉर्ड्स कार्यालय ही वो जगह है जहां हुआन फेंग रह रहे हैं। लोहार की दुकान, दवा की दुकान और किराने की दुकान जैसे कई बुनियादी कार्यात्मक स्टोर हैं। यदि हुआन फेंग अन्य स्टोर बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपना पैसा खर्च करना होगा। किसी शहर में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था के लिए कोई नहीं है, इसे हुआन फेंग द्वारा भी बनाने की जरूरत है। हुआन फेंग ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लगता है कि शहर के निर्माण पर खर्च किया गया पैसा अपरिहार्य है। हालांकि सारा पैसा खर्च करना होगा। जब शहर बनेगा तभी हम पैसा कमा सकते हैं। पहले ट्रांसमिशन एरे बनाने में मेरी मदद करें और फिर जितनी जल्दी हो सके मधुशाला और सराय का निर्माण करें, हुआन फेंग ने गृहस्वामी से कहा। ठीक है, बटलर ने कहा। टेलीपोर्ट सरणी के लिए 10 लाख, मधुशाला के लिए 1 लाख और सराय के लिए 1 लाख। जब हुआन फेंग ने यह नंबर सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गए। एक ट्रांसमिशन एरे को वास्तव में 1 मिलियन युआन की आवश्यकता होती है। ये संख्या बिल्कुल छोटी नहीं है, लेकिन रेस्तरां और सराय द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि स्वीकार्य है। हालांकि भले ही यह महंगा हो, हुआन फेंग इसे केवल कष्टपूर्वक ही बाहर निकाल सकता है। आखिरकार जुआनवु शहर से यह 1 घंटे से अधिक की यात्रा है। यदि कोई ट्रांसमिशन एरे नहीं है तो ये कहना मुश्किल है कि अन्य खिलाड़ी यहाँ आना चाहेंगे या नहीं। प्रबंधक द्वारा शहर का निर्माण जारी रखने के बाद हुआन फेंग चला गया। हालांकि शहर अभी भी बाहरी लोगों के लिए दुर्गम है। ट्रांसमिशन एरे के निर्माण से पहले हुआन फेंग अन्य खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने की योजना नहीं बनाता है। इस बार हुआन फेंग ने तुरंत दवा शोधन का अभ्यास नहीं किया। इसके बजाय वो जुआनवु शहर के भगवान के मुहाने पर स्थित गुफा में गया। चूंकि गुफा लेवल 60 के राक्षस क्षेत्र के पीछे है, इसलिए कोई भी खिलाड़ी यहाँ नहीं आया है। हुआन फेंग यहाँ खिलाड़ियों का पहला समूह है। शापित गुफा। जब हुआन फेंग गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने गुफा का परिचय देखा। शिकायतों से भरी खदान। हुआन फेंग ने खुद से कहा, क्या इस गुफा में कोई रहस्य है? हालांकि हुआन फेंग सीधे अंदर चला गया। जैसे ही वो खदान में घुसा, रोशनी कम हो गई। जब हुआन फेंग अंदर की रोशनी के अनुकूल हो गया तो उसने एक कंकाल को आते देखा। कंकाल की गति तेज नहीं थी। जब वो चलता था तो उसके शरीर की हड्डियां भी तरह तरह की आवाजें निकालती थी, जिससे हुआन फेंग को आश्चर्य होता था कि क्या यह अचानक टूटकर गिर जाएगी। डार्क स्कल लेवल 41। हुआन फेंग इस बार केवल इस कंकाल के स्तर को देख सकता है, लेकिन वो उसकी कोई भी विशेषता नहीं देख सकता है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उसका वर्तमान स्तर बहुत कम है। जब हुआन फेंग कंकाल का अवलोकन कर रहा था तो कंकाल हुआन फेंग के पास आ गया था। अपने हाथ फैलाकर उसने हुआन फेंग को पकड़ लिया। जैसे ही हुआन फेंग छोटा हुआ, वो छिप गया। हालांकि जब वो कंकाल के हमले से बचने के बारे में सोच रहा था तो कंकाल का पैर अचानक उसकी पिंडली पर जा गिरा। -532। हुआन फेंग के सिर पर एक बड़ी चोट आई। खदान में प्रवेश करने के बाद हुआन फेंग ने अपने स्वयं के उपकरण प्राप्त किए, कई उपकरण लगाए और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि भले ही उसे कंकाल ने हल्के से लात मारी हो, लेकिन उसका आधे से ज्यादा खून बह गया। कंकाल काफी ऊंचाई तक हमला करता है। उसके बाद हुआन फेंग ने कहा, उसने पूरे दिल से कंकाल राक्षस से निपटने की हिम्मत नहीं की। इससे पता चलता है कि यद्यपि इस कंकाल की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक है, इसकी गति बहुत धीमी है और इसकी आक्रमण गति भी तेज नहीं है। जब तक हुआन फेंग लिंगबो सूक्ष्म कदम का गंभीरता से उपयोग करता है, तब तक कंकाल उस पर हमला नहीं कर सकता है, और इसका हमला कितना भी ऊंचा क्यों न हो, बेकार है। 1 मिनट से भी कम समय में हुआन फेंग ने कंकाल को मार डाला, जिससे उसे एक उच्च अनुभव मिला। इसके अलावा उसने उपकरण का एक टुकड़ा भी तोड़ दिया, जिसने हुआन फेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि हुआन फेंग आगे नहीं बढ़े, बल्कि इसके बारे में यथास्थान सोचा। उसने सोचा कि यह असामान्य है। आपको पता होना चाहिए कि खेल में कई गुफाएं हैं जो स्पष्ट रूप से खिलाड़ियों के जीवन के लिए तैयार की गई हैं। जिनके पास खनन कौशल है वे यहाँ खदानें एकत्र कर सकते हैं और फिर हथियारों और कवच को परिष्कृत कर सकते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर खदान गुफा में कोई राक्षस नहीं है या राक्षसों का स्तर बहुत कम है। अब की तरह अन्य खदान गुफाओं में इतने उच्च स्तर के राक्षसों का होना दुर्लभ है या पहले नहीं था। यदि राक्षसों का स्तर इतना ऊंचा है तो वे शुद्ध जीवन वाले खिलाड़ी जीवित नहीं रहेंगे। क्या केवल शिकायतों से भरे शब्द ही चालबाजी कर रहे हैं? हुआन फेंग ने खुद से कहा। हालांकि अब उसके पास स्पष्ट रूप से उत्तर खोजने का कोई रास्ता नहीं है। यदि वो इसका उत्तर जानना चाहता है तो उसे खदान की तलहटी में जाना होगा ताकि उसे उत्तर मिल सके। परिणामस्वरूप हुआन फेंग आगे बढ़ता रहा और खनन के लिए इधर उधर नहीं रुका। रास्ते में हुआन फेंग की मुलाकात बहुत सारे खोपड़ी वाले राक्षसों से हुई। ये राक्षस उनसे पहले मिले राक्षसों की तरह चलने की गति में धीमे और हमले में तेज थे, जिससे हुआन फेंग के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। जब हुआन फेंग दूसरी मंजिल में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि यहाँ के कंकाल पहली मंजिल के कंकालों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंकाल अधिक चमकीले दिख रहे थे। कुछ कंकालों के हाथों में कंकाल चाकू भी था। हालांकि ये कंकाल हुआन फेंग के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करते हैं, जिनके पास लिंगबो के माइक्रो स्टेप्स है। जब वो खेलता है तो उसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हुआन फेंग को दूसरी मंजिल से होकर तीसरी मंजिल में प्रवेश करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। तीसरी मंजिल अभी भी एक कंकाल राक्षस है। हालांकि ये कंकाल राक्षस बहुत बदल गए हैं। उनमें से कुछ पहले से ही अपने नितंबों के नीचे एक कंकाल घोड़े की सवारी कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने कवच पहन रखा है। हालांकि कवच अपेक्षाकृत जर्जर है, जाहिर है उनका रक्षा अनुपात पिछला वाला अधिक है। हुआन फेंग ने घोड़ों के बिना उन कंकालों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। भले ही उनके पास कवच हो, वे केवल 1 या 2 बार और मारेंगे। हालांकि घोड़ों के कंकाल चाहे हमले में हो या गति में बहुत बढ़ गए हैं, पहले के कंकालों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक।
हुआन फैंग संघर्ष कर रहा है। जब तक ये कंकाल न केवल हमला कर रहे हैं और गति कर रहे हैं, बल्कि संख्या भी बहुत बढ़ गई है, तो हुआन फैंग 3 छोटे भाइयों को बाहर आने और गतिविधियों में भाग लेने देगा। जब 3 छोटे बच्चों ने कंकाल देखे तो वे बिल्कुल भी नहीं डरे। इसके बजाय वे सक्रिय रूप से आगे बढ़े और हुआन फैंग को एक साथ कंकालों को मारने में मदद की। 3 छोटे भाइयों की मदद से हुआन फैंग ने कंकालों को अधिक आसानी से मार डाला। हुआन फैंग को तीसरी परत से गुजरने और चौथी परत में प्रवेश करने के लिए तैयार होने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। इस समय उनकी नाजी में बहुत सारे उपकरण थे, क्योंकि इस जगह पर पहली बार कोई आया था और ये कंकाल पहली बार मारे गए थे, इसलिए विस्फोट की दर बहुत अधिक थी। इस तरह हुआन फैंग स्पष्ट रूप से सस्ता था। जब हुआन फैंग और उनके 3 छोटे भाई चौथी मंजिल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर की स्थिति थोड़ी अलग हो गई है। यह अब पहले जैसा धुंधला दृश्य नहीं है और यहाँ रोशनी अधिक तेज होनी चाहिए। और तो और चौथी मंजिल पिछली मंजिल से अलग है। इस मंजिल के मध्य में एक बड़ी वेदी है। वेदी पर काले रंग से ढके हुए कई लोग हैं। रंग बिरंगे सिर वाले लोग किसी समारोह के लिए वेदी के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। वेदी के निचले भाग में कई कंकाल हैं। इन कंकालों की हड्डियां धात्विक चमक से चमक रही हैं और ये सभी पूर्ण कवच से ढके हुए हैं। इस बार कवच पहले जैसा नहीं है, लेकिन रोशनी ज्यादा तेज है। इन कंकालों के बीच में जादूगर के आवरण में कुछ कंकाल हैं। इन कंकालों के हाथों में जादू की छड़ी है। जाहिर है उन्हें कंकालों में जादूगर होना चाहिए। अरे इंसान, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वेदी पर टोपी पहने आदमी घूमता है और हुआन फैंग को देखता है। वो चारों ओर से काले कपड़ों से घिरा हुआ है और उसके चारों ओर काले कोहरे जैसी चीजों के घेरे बने हुए हैं, इसलिए हुआन फैंग यह नहीं देख सकता कि वो कैसा दिखता है। आप क्या कर रहे हो? हुआन फैंग ने पूछा। जाहिर है उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष संवाद कर सकता है। यह आपका व्यवसाय नहीं है, दूसरे ने कहा। फिर वेदी के नीचे खड़े कंकाल, जो मूल रूप से सम्मानजनक थे, सभी हुआन फैंग की ओर दौड़ पड़े। हुआन फैंग थोड़ा घबरा गया और उसे थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। हालांकि वे बहुत डरे हुए नहीं थे। इसके बजाय वेदी के बीच में कुछ था जो काली धुंध से ढका हुआ था, जिससे उसे डर लग रहा था। ऊपर हुआन फैंग ने अपने छोटे भाई से भी कहा। फिर हुआन फैंग 3 छोटे भाइयों को आपस में लड़ने के लिए ले गया। कंकालों को मारने के पिछले अनुभव के साथ, हालांकि कंकाल अधिक मजबूत थे, फिर भी हुआन फैंग ने उन्हें एक एक करके मार डाला। हालांकि ऐसा लगता है कि वेदी पर मौजूद कुछ नकाबपोश लोगों को अपने साथियों के मारे जाने की परवाह नहीं है। वे अभी भी किसी प्रकार का समारोह आयोजित कर रहे हैं। हुआन फैंग का अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि वो समारोह को चलने नहीं दे सकता, अन्यथा वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हुआन फैंग अपने सामने कंकालों को तोड़ना चाहता है और लोगों के समारोह को रोकने के लिए वेदी पर जाना चाहता है। हालांकि उनके सामने के कंकाल ये समझते प्रतीत होते हैं कि हुआन फैंग क्या सोचते हैं। वे हुआन फैंग को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, अन्यथा हुआन फैंग वेदी के करीब है। मेरे राजा, दुनिया में आपका स्वागत है। लबादा पहने आदमी अचानक चिल्ला उठे। तब हुआन फैंग ने देखा कि काले कोहरे में अचानक एक लंबी आकृति धीरे धीरे सिमट रही थी और हुआन फैंग की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। बहुत इंसान मेरे फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार। लंबे अंधेरे व्यक्ति ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। हालांकि आवाज ऊंची नहीं थी, हुआन फैंग को उत्पीड़न की तीव्र भावना महसूस हुई। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 884 ऑगस्टस कंकालों का राजा। इस समय हुआन फैंग ने अंततः उसके सामने सभी कंकालों को मार डाला। हालांकि वो तुरंत वेदी की ओर नहीं दौड़ा। समारोह पूरा हो चुका है, उसे अब वेदी तक जाने की जरूरत नहीं है। उसे ये पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। धिक्कार है इंसान जिसने तुम्हें मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने दिया, छाया ने हुआन फैंग से कहा। इस समय हुआन फैंग ने काले कोहरे से घनीभूत काली छाया, लंबी आकृति, मजबूत हड्डी का ढांचा, हड्डी जैसी धातु और यहाँ तक कि उसके सिर पर आंखें भी देखी। ऑगस्टस, कंकाल का राजा, रैंक 60, परी बॉस। मूल रूप से जुआनोवु शहर के भगवान का अंगरक्षक, क्योंकि उसे भगवान की बेटी से प्यार हो गया और भगवान ने उसे पा लिया, उसे उसके पद से हटा दिया गया और उसके पास एक क्रोध। वो भगवान की बेटी का अपमान करना चाहता था। हालांकि दूसरे पक्ष ने मौत से लड़ाई की, लेकिन ऑगस्टस सफल नहीं हो सका। लेकिन भगवान की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जुआनोवु के शहर के नेता शहर ने लोगों को खदान गुफा के पास ऑगस्टस का पीछा करने और मारने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ऑगस्टस अपनी शिकायतों में सावधान था और उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी और वो खदान गुफा का मालिक बन गया। बाद में जुआनोवु शहर के नेता ने उसे मारने के लिए लोगों को लाया, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए वो केवल उसे सील कर सका। अब कंकाल के राजा ऑगस्टस को समारोह द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और उसकी ताकत मजबूत होगी। हुआन फैंग ने इस बार ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि उन्हें अभी भी कंकाल का विस्तृत डेटा नहीं मिला था। उन्होंने कंकाल का परिचय देखा। इसके अलावा ये बहुत विस्तृत था। वो कंकाल राजा के पिछले जीवन और वर्तमान जीवन को भी जानता था। ऑगस्टस, हुआन फैंग ने कहा, आप इस राजा, एक छोटे से इंसान का नाम कैसे जानते हैं? बेहतर होगा कि आप इसे तब कहें जब आप चाहें, अन्यथा मुझे उसे अपना अधीनस्थ बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। कंकालों के राजा ऑगस्टस ने कहा। ऐसा लगता है कि इस ऑगस्टस में न केवल जुआनोवु शहर के भगवान के प्रति बहुत नाराजगी है, बल्कि वो सभी मनुष्यों से भी नफरत करता है। ऐसा लगता है कि वो अब इंसान के रूप में नहीं रहता। क्या मैं जानता हूँ कि आपका नाम अजीब है? मैं ये भी जानता हूँ कि आप जुआनवु शहर के भगवान की बेटी को धमकाना चाहते हैं, इसलिए अब आप यहाँ रहेंगे, हुआन फैंग ने कहा। इस समय हुआन फैंग को आखिरकार पता चला कि जुआनवु सिटी लॉर्ड की बेटी गंभीर रूप से बीमार क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने कंकाल राजा था। हालांकि ये लड़का सचमुच सख्त था। वो एक बार मारा गया, न केवल पूरी तरह से गायब हो गया, बल्कि और भी मजबूत हो गया। दूसरी बार जुआनवु शहर का सिटी लॉर्ड उसे मार नहीं सका, इसलिए उसे सील कर देना पड़ा। मैं जिने को धमकाना नहीं चाहता। हम दो प्रेमी हैं, हम सभी पुराने पिफो हैं।
अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मैं अब जिने के साथ खुशी से रह रहा होता। अरे बूढ़ा पिफू, मैं उसका रक्षक रहा हूँ इतने सालों तक, उसे पुराने प्यार की बिल्कुल भी याद नहीं है। जिना और मुझे अलग करना और किसी को मेरा पीछा करने के लिए ले जाना, मुझे इस बार बदला लेने के लिए उसके पास जाना होगा और उसे मारना होगा। पूरा जुआनवू शहर सुनने के बाद हुआंग फैंग के शब्दों पर कंकाल राजा जोर से दहाड़ा। जाहिर तौर पर हुआंग फैंग के शब्दों पर गुस्सा आया। हालांकि हुआंग फैंग को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार एक व्यवस्थित परिचय के साथ उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि ऑगस्टस नाम का राक्षस जिना से प्यार करता था। इसके अलावा इस आदमी में अब ज्यादा मानवीय स्वभाव नहीं है और उसके दिल में केवल पशु स्वभाव है। तो फिर अपने साथ शुरू करो। कंकाल राजा ने अचानक अपना सिर नीचे किया और हुआंग फैंग से कहा। उसके बाद उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे। इससे पहले कि हुआंग फैंग प्रतिक्रिया दे पाता, वो गायब हो गया था। जब हुआंग फैंग ने कुछ बुरा कहा तो ऑगस्टस उसके सामने कूद गया और उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। छूना हुआंग फैंग को एक मुक्का लगता है और वो पीछे की ओर उड़ जाता है। घाटी के नीचे तक उसके रक्त की मात्रा और भी कम होती है। हुआंग फैंग के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने एक गोली निकाली और खा ली। उसके खून की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी और कंकाल राजा ने स्पष्ट रूप से आपके बीमार होने पर आपके जीवन की मांग करने की सच्चाई को समझा। वो फिर से कूद गया और हुआंग फैंग को मारना चाहता था। हालांकि इस समय वो अपने प्रतिद्वंद्वी से मिले। हुआंग फैंग तक पहुंचने से पहले जियाओबाई ने छलांग लगाई थी, अपना छोटा अगला पैर फैलाया था और कंकाल के राजा के साथ कड़ी लड़ाई की थी। जियाओबाई एक दिव्य जानवर है। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद उनकी ताकत फिर से बहुत बढ़ गई है और उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। इसलिए हालांकि वो कंकाल के राजा को गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता है, उसे वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है और हुआंग फैंग को मारने का कोई रास्ता नहीं है। एक छोटे से भेड़िए ने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की। हालांकि कंकाल राजा को जियाओबाई से अपने से कम गति महसूस नहीं हुई, लेकिन उसने जियाओबाई की पहचान को नहीं पहचाना। आखिरकार वो पहले सिर्फ एक गार्ड था, उनके पास बहुत अधिक अंतर्दृष्टि नहीं थी और होनी भी चाहिए थी। जियाओबाई कुछ समय के लिए उसी स्थान पर कंकाल के राजा के पास कराहती रही और फिर कंकाल के राजा के पास पहुंची। जाहिर है वो अभी ऑगस्टस से बहुत असंतुष्ट था। राजा पर हमला करने की प्रक्रिया में उसने अपने नुकीले दांत उजागर कर दिए थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि कंकाल का राजा कोई आसान पीढ़ी नहीं है। शुरुआत में जुआनवू शहर के भगवान ने उसे मारने के लिए लोगों को लिया, लेकिन वो उसे मार नहीं सका। वो केवल उस पर मुहर लगा सकता था। अब पुनर्जीवित होने के बाद वो और अधिक शक्तिशाली और ताकतवर हो गया है। मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, कंकाल राजा ने कहा। उसके बाद उसे नहीं पता था कि एक बड़ी तलवार कहां से निकालनी है और खुद के सामने आ गया। जियाओबाई बह गई। हालांकि जियाओबाई एक जानवर था, फिर भी वो छोटा था और स्तर 60 के परी बॉस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्तर बहुत कम था। हालांकि जब ऑगस्टस जियाओबाई को मारना चाहता था तो उसे अचानक अपने सिर पर एक बड़ी छाया महसूस हुई और उसके दिल में दबाव महसूस हुआ। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वो जियाओबाई का पीछा करने की परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वो छिप गया। छूना एक विशाल डिंग उस स्थान पर टूट गया जहां ऑगस्टस खड़ा था। वहां सीधा एक बड़ा छेद हो गया। फिर बड़ा डिंग फिर से उड़ गया और ऑगस्टस पर हमला करना जारी रखा। ये तिपाई हुआंग फैंग के हाथ में ड्रैगन तिपाई है। इससे न केवल दवा को परिष्कृत किया जा सकता है, बल्कि इसे हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहली बार है जब हुआंग फैंग ने हमले के लिए इस तिपाई का इस्तेमाल किया है। अब लगता है कि असर अच्छा है। छूना इस बार ऑगस्टस ने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपनी तलवार उसके सामने रख दी और ड्रैगन तिपाई को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उनके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो इस समय तनावमुक्त नहीं है। धिक्कार है, तुमने मुझे परेशान किया, तुम्हें इसका पछतावा होगा, फिर ऑगस्टस ने कहा और उसने कहा। जल्द ही हुआंग फैंग ने पाया कि इस परत में कंकाल दिखाई देने लगे। ये कंकाल सख्त और सुसज्जित है, वे तेज है, ऊंचा हमला करते हैं और खतरनाक है। इसके अलावा कंकालों की संख्या 1 से 10 तक बढ़ रही है। ऑगस्टस के लगातार मंत्रोच्चार से कंकालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय हुआंग फैंग को अंततः दबाव महसूस हुआ। हालांकि उनका लिंगो माइक्रोसटिव जादुई है, लेकिन इसे उपयोग करने के लिए जगह की भी आवश्यकता होती है। अब लगातार कंकालों के दिखने से पूरे हॉल में जगह छोटी होती जा रही है और उसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। इसके अलावा इन कंकालों में कई जादूगर हैं, जो उसे और अधिक असहज बनाता है। जियो बाई, जियो यंग और हान जू बीएमडब्ल्यू सभी ने कंकालों से लड़ाई की है। हान जू बीएमडब्ल्यू की स्थिति सबसे खराब है। उनका शरीर का आकार सबसे बड़ा है, लेकिन उनकी क्षमता सबसे खराब है। इसके अलावा वो जियो यंग की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए ज्यादा समय नहीं है जब उसका शरीर घावों से भर जाएगा, जिसे देखना डरावना है। इस स्थिति को देखकर हुआंग फैंग सीधे अपने केप के साथ उड़ गया और फिर वो अपने मुंह में कुछ भी कह सका। तभी पूरे अंतरिक्ष में हवा की लहरें चल रही हैं, जो कंकालों के शरीर को लगातार काट रही है। ये हवा के झोंके बहुत तेज होते हैं। एक बार जब उन्हें कंकालों के शरीर में काट दिया जाएगा तो कंकालों के शरीर को काट दिया जाएगा, या तो कम हाथ पैर होंगे या सीधे हवा के झोंकों से मारे जाएंगे। रोश ब्लेड, ये हुआंग फैंग द्वारा पहले प्राप्त किया गया निषिद्ध जादू है। उन्होंने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि इस निषिद्ध जादू का उपयोग वास्तविकता में किया जाता है तो जादू के स्तर पर इसकी उच्च आवश्यकता होती है। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से इस तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए अगर इसका उपयोग किया जा सकता है तो ये सीक्वल का कारण बनेगा। हालांकि खेल की दुनिया में ऐसा नहीं है। इसे अब पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बस जादू की जरूरत है और इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। हुआंग फैंग निषिद्ध जादू को बनाए रखते हुए जादुई औषधि का संचार कर रहा है। मैदान में कंकालों के रक्त की मात्रा लगातार कम हो रही है। हालांकि कंकालों का राजा हुआंग फैंग को मारना चाहता है, फिर भी उसके पास ड्रैगन तिपाई है, बचना आसान नहीं है। फिलहाल हुआंग फैंग के हिंसक ब्लेड का समय समाप्त हो गया है। पूरे हॉल में अब कोई ब्लेड नजर नहीं आएगा।
हालांकि वही कंकालों की संख्या आधे से भी कम है। जो लोग संयोगवश बच भी जाते हैं उनमें भी रक्त की मात्रा अधिक नहीं होती। हुआंग फैंग 3 छोटे भाइयों के साथ जल्द ही उन सभी को मार डालेगा। अब जब आपका छोटा भाई मर गया है तो आपकी बारी है, हुआंग फैंग ने कंकाल राजा से कहा। तुम कौन हो? तुम इतने उग्र क्यों हो? क्या तुम्हें बूढ़े पिट ने बुलाया है? मुझे पता था कि वो मुझे जाने नहीं देगा। कंकालों के राजा ऑगस्टस ने ड्रैगन तिपाई के साथ लड़ते हुए हुआंग फैंग पर चिल्लाया। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैंने यहाँ के पास एक शहर बसाया। अगर आप हर समय यहाँ रहेंगे तो मेरा शहर सुरक्षित नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। खेल में कभी कभी शहर पर हमला करने वाले राक्षस होते हैं। शहर पर हमला करने वाले कई राक्षसों को शहर के पास प्रशिक्षण बिंदुओं से चुना जाता है। इसलिए हुआंग फैंग को अब इस संभावित खतरे को दूर करने की जरूरत है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 885 विस्फोटित शिशु। धिक्कार है तुम सबको, लानत है। ऑगस्टस दहाड़ उठा। फिर एक मजबूत बल के साथ उसने ड्रैगन तिपाई को काट दिया और हुआंग फैंग की ओर उड़ गया। सही समय पर हुआंग फैंग ने पुकारा। इससे पहले कि उसने एक की जांच नहीं की, उसे उड़ने के लिए दूसरी तरफ से पीटा गया। इस बार वो वही गलती नहीं करेगा। ब्रश। जब ऑगस्टस हुआंग फैंग के सामने पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हवा के टूटने की आवाज के साथ हुआंग फैंग के आसपास की हवा और भी गर्म थी। थोड़े से मोड़ के साथ हुआंग फैंग ने ऑगस्टस के हाथ में मौजूद तलवार को चकमा दे दिया। तभी उसकी मुट्ठी बाहर निकली और ऑगस्टस पर लगी। ऑगस्टस कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इससे मुझे दुख होगा? ऑगस्टस ने हुआंग फैंग से कहा। जरा कोशिश करके देखो, हुआंग फैंग ने कहा। फिर पीछे हटने के बजाय वो ऑगस्टस की ओर दौड़ पड़ा। तुम्हारे नियंत्रण से बाहर। ऑगस्टस ये कहने से कतराते हैं कि हुआंग फैंग के हमले के सामने वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो हुआंग फैंग का भी स्वागत करते हैं। एक व्यक्ति, एक कंकाल, तुम आओ और मैं लड़ूं। लिंगबो के छोटे कदमों के कारण हुआंग फैंग को ऑगस्टस से नहीं हराया जाएगा। समस्या यह है कि वो ऑगस्टस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। वो हर बार केवल थोड़ा सा रक्त ले सकता है। यह एक दीर्घकालीन युद्ध बनने के लिए अभिशप्त है। ऑगस्टस और भी अधिक क्रोधित था। हालांकि उसका आक्रमण और बचाव बहुत मजबूत था। यहाँ तक कि जुआनोगु शहर के उन विशेषज्ञों के सामने भी वो बिल्कुल भी निराश नहीं था। हालांकि हुआंग फैंग के सामने ये शक्तिशाली था। चाहे उसका हमला कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहे वो कितना भी प्रभावी क्यों न हो, चाहे उसकी रक्षा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसे हुआंग फैंग वेट ने भी मार दिया था। कुंजी को मारना है हुआंग फैंग द्वारा कुछ इस तरह, उसका दिल नहीं चाहता। जब हुआंग फैंग में ऑगस्टस के रक्त की मात्रा आधी हो गई तो ऑगस्टस ने अचानक चलना बंद कर दिया। फिर उसके शरीर के चारों ओर काली हवा दिखाई देने लगी और उसके दिखाई देते ही काला कोहरा तेजी से चारों ओर फैल गया। हुआंग फैंग और उनके 3 छोटे भाई जल्द ही कोहरे से घिर गए। हालांकि हुआंग फैंग को एहसास हो गया था कि कोहरे में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, लेकिन इससे बचने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि यह परत जल्द ही कोहरे से घिर गई थी। जल्द ही हुआंग फैंग को पता चला कि उसे सही लगा। कोहरे में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि सिस्टम ने संकेत दिया था कि उसे जहर दिया गया था। न केवल उसका हर सेकंड खून बह रहा था, बल्कि उसके हमले, बचाव और चपलता में भी 20% की कमी आई। कहा जा सकता है कि कोहरे का असर काफी जबरदस्त था। सौभाग्य से मैं सिस्टम डेटा पर नहीं रहता, हुआंग फैंग ने अपना खून भरते हुए खुद से कहा। यदि अन्य खिलाड़ी इस कोहरे के हमले का सामना करते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। हालांकि हुआंग फैंग के लिए प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। वो सिस्टम डेटा पर निर्भर नहीं रहता। भले ही हमले, बचाव और चपलता में गिरावट आए हो, उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं है। लिंगबो का सूक्ष्म कदम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए उसे बस अपने रक्त की मात्रा स्थिर रखने की जरूरत है। हुआंग फैंग के लिए, जो पहले से ही एक मास्टर स्तर के हर्बलिस्ट हैं और उनके पास ड्रैगन ट्राइपॉड भी है, डैन दवा के साथ रक्त की मात्रा को स्थिर करना बहुत मुश्किल नहीं है। सुपर ब्लड टॉनिक गोली 1 मिनट तक हर सेकंड रक्त की मात्रा का 10% पुनर्प्राप्त करें। यह वो गोली है जो हुआंग फैंग अभी ले रहा है। ये सुपर ब्लड टॉनिक गोली फॉर्मूला भी फार्मासिस्ट कैनन से प्राप्त व्यंजनों में से एक है। वहां उन्होंने कई पौराणिक प्रतियां बनाई, लेकिन केवल एक व्यक्ति का कारण। इसलिए भले ही सूत्र की विस्फोट दर अधिक न हो, फिर भी उसे कई व्यंजन मिले जो बहुत अच्छे हैं। खेल में कई प्रकार की रक्त टॉनिक गोलियां हैं। हालांकि स्टोर में बेची जाने वाली रक्त टॉनिक गोलियां केवल एक निश्चित मात्रा में रक्त की पूर्ति कर सकती हैं। इस तरह की गोली शुरुआती चरण में अच्छी होती है। खेल के मध्य और अंतिम चरण में रक्त टॉनिक की गति रक्त हानि की गति को नहीं पकड़ पाती है। इसलिए बाद के चरण में हुआंग फैंग जैसी प्रतिशत के अनुसार पूरक रक्त टॉनिक गोलियां सबसे अच्छी गोलियां हैं, जबकि हुआंग फैंग सबसे अच्छी है। फैंग की रैंक अब बहुत कम है, इस गोली का उपयोग करना बर्बादी है। हुआंग फैंग की जांच के अनुसार बाजार में प्रतिशत के हिसाब से पूरक ऐसी कोई डैन दवा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी डैन दवा बाजार में रहेगी, उसका बाजार पर एकाधिकार अवश्य रहेगा। उस समय उसके लिए पैसा न कमाना मुश्किल हो जाएगा। हुआंग फैंग इन दिनों हर्बलिस्ट की घाटी से प्राप्त नुस्खों को परिष्कृत कर रहे हैं। अब उसके हाथ में कुछ स्टॉक है। हालांकि वो उन्हें बेचने में जल्दबाजी नहीं करता है, बल्कि वो अपने शहर के बनने और खिलाड़ियों से मिलने का इंतजार करना चाहता है। वो इन गोलियों को बिक्री के लिए शहर की दवा की दुकानों में डालेगा। फिर वो एक ही समय में पैसा कमाने के साथ साथ अपने शहर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कोहरा अभी भी है, धीरे धीरे छट गया है। हुआंग फैंग का गोलियों की मदद से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम ठीक कैसे हो सकते हो? जब कंकालों के राजा ऑगस्टस ने हुआंग फैंग की आकृति को फिर से प्रकट होते देखा तो वो ये कहते हुए आश्चर्यचकित रह गए कि उनका चेहरा हड्डियों से भरा था और कोई मांस नहीं था। इसलिए हुआंग फैंग उनकी अभिव्यक्ति नहीं देख सके। हालांकि उनके स्वर के अनुसार हुआंग फैंग भी इसका अनुमान लगा सकते थे। कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, कृपया उसका उपयोग करें, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद उसने ऑगस्टस पर फिर से हमला किया और उसके निरंतर उपभोग के तहत ऑगस्टस के रक्त की मात्रा कम और कम हो गई है। ऑगस्टस अधिकाधिक क्रोधित, अधिकाधिक भयभीत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला आदमी इतना खूंखार होगा।
वो उसे ये कहे बिना नहीं हरा सकता था कि उसने गैस का उपयोग भी नहीं किया था और उसके रक्त की मात्रा अभी भी लगातार कम हो रही थी। जब ऑगस्टस के रक्त की मात्रा 30% तक पहुंच जाती है तो उसका शरीर फिर से बदल जाता है और उसके शरीर का आकार बढ़ता रहता है। उसके हाथ में जादू है हुआंग फैंग का एक एक करके अभिवादन करना। हालांकि जब इस खेल में कौशल लक्ष्य में बंद हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो लक्ष्य को भेद सकता है। जब तक खिलाड़ी फुर्तीला और लचीला है, छिपने का कौशल उतना असंभव नहीं है। और हुआंग फैंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास बचने की एक मजबूत क्षमता है। यदि इस समय ऑगस्टस का सामना हुआंग फैंग से नहीं बल्कि अन्य खिलाड़ियों या आदिवासियों से हो रहा है तो इस समय शायद उसके जादुई हमले के तहत वो पहले ही बहुत सारी मौतें और चोट झेल चुका है। आखिरकार इस समय उसने न केवल अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ा दी है बल्कि बहुत सारे समूह आक्रमण जादू का भी उपयोग किया है। भले ही वो खेल रहा हो, चाहे कितने भी घर हो, जब तक वे हिट होंगे तब तक वे रहेंगे सेकंड की नियति की मार। लेकिन अब ऑगस्टस का सामना शीर्ष कुंग फू लिंगबो माइक्रो स्टेप वाले व्यक्ति हुआंग फैंग से है। इस अवधि के दौरान हुआंग फैंग ने लिंगबो माइक्रो स्टेप का बहुत उपयोग किया, इसलिए वो इस कुंग फू से अधिक परिचित है और अब वो अधिक उपयोगी है, इसलिए उस पर प्रहार करना अधिक कठिन है। जब ऑगस्टस ने ये स्थिति देखी तो वो जल्दी में हो गया। उनके पास बहुत सारे कौशल थे, हालांकि उसके पास हुआंग फैंग से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो केवल हुआंग फैंग की मुट्ठी में आ सका। ऑगस्टस मर चुका है, न केवल दम घुट रहा है। मरने के बाद उन्होंने हुआंग फैंग के लिए बहुत सी चीजें छोड़ दी। अगर उसे पता होता कि उसके मरने के बाद उसके दुश्मनों के पास बहुत कुछ होगा तो उसे पता नहीं चलता कि क्या वो क्रोधित होगा और खून थूकेगा। यह क्या है? ऑगस्टस द्वारा विस्फोट की गई सभी चीजों में से हुआंग फैंग ने जो पहली चीज देखी वो एक ब्रांड थी। कोई रास्ता नहीं था। उसने पहले ही 2 ब्रांड प्राप्त कर लिए थे जिनमें से दोनों शहर निर्माण के ऑर्डर थे। ये चीज बहुत कीमती है। हालांकि जब हुआंग फैंग ने ब्रांड उठाया तो उन्होंने पाया कि यह शहर के निर्माण का ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये काफी अच्छा भी था। हुआंग फैंग ने इसे सीधे बाहर निकालने वाली आखिरी चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करने का भी फैसला किया। कंकालों को बुलाओ। द्वितीय टोकन के साथ खिलाड़ी लड़ने में मदद करने के लिए कंकालों को बुला सकते हैं। बुलाने की संख्या और स्तर हुआंग फैंग किस स्तर से संबंधित है। इसे हर दिन एक समय में 1 घंटे के लिए बुलाया जा सकता है। ये ब्रांड वो कौशल होना चाहिए जिसे ऑगस्टस ने पहले अपने छोटे भाई को बुलाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह फूट गया। हालांकि हुआंग फैंग के निषिद्ध मंत्र के सामने देखने के लिए कंकाल पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कंकाल बेकार थे। इसके विपरीत उनकी युद्ध शक्ति अभी भी मजबूत थी, बस खेलने का समय नहीं था। इस ब्रांड के लिए हुआंग फैंग बहुत संतुष्ट है। इसके साथ वो न केवल खेल में बल्कि वास्तविक दुनिया में भी बहुत तेजी से अपग्रेड करेगा। कॉलिंग टोकन के अलावा ऑगस्टस ने कई अच्छी बातें भी बताई। 2 प्लेटिनम स्तर के उपकरणों के अलावा कई अच्छे ग्रेड के अयस्क भी हैं। इसके अलावा हुआंग फैंग को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वहां एक क्रिस्टल जैसी चीज है। खनिक का क्रिस्टल। इस क्रिस्टल को शहर के लॉर्ड्स हवेली में रखें और शहर में लोहार की दुकान की सफलता दर 10% बढ़ जाती है। 1% संभावना है कि अपग्रेड विफल होने के बाद उपकरण और अयस्क नष्ट नहीं होंगे। बच्चा। जब हुआंग फैंग ने क्रिस्टल का परिचय देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जो खिलाड़ी शहर के मालिक हैं, उनके लिए यह एक खजाना है। इसके साथ ही उनका मानना था कि लोहारों के साथ रहने वाले कई खिलाड़ी चीनी शहर में आएंगे। आपको ये जानना होगा कि इस खेल में दवा बनाना और उपकरण बनाना बिल्कुल अलग है। यदि आप दवा बनाना चाहते हैं तो जब तक आपके पास तिपाई है आप कहीं भी दवा बना सकते हैं। हालांकि उपकरण बनाना अलग है। ये शहर में लोहार की दुकान में होना चाहिए। लोहार की दुकान में प्रवेश करने के बाद खिलाड़ियों को एक निश्चित राशि खर्च करनी होगी और फिर उन्हें एक अलग जगह मिलेगी। सतह पर भट्टियां, हथौड़े और अन्य उपकरण हैं। बेशक खिलाड़ी अपने हथौड़े भी ला सकते हैं। ये खेल में विस्फोटक है, लेकिन कोई भट्टी नहीं है, इसलिए यदि खिलाड़ी उपकरण बनाना चाहते हैं तो उन्हें लोहार की दुकान में प्रवेश करना होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 886 लोकप्रियता। हालांकि उपकरण बनाने के लिए लोहार की दुकान पर जाना और उपयोग के समय के अनुसार भुगतान करना आवश्यक है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अन्य जीवन खिलाड़ियों की तुलना में लोहार को अपने जीवन पेशे के रूप में लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आखिरकार ये खेल में एक खिलाड़ी की ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण घटक उसके शरीर पर लगे उपकरण है। अपने स्वयं के अनूठे उपकरण बनाना जो अन्य लोगों से अलग हो। कई खिलाड़ी यही चाहते हैं। साथ ही उपकरणों के उन्नयन, रत्नों की जुड़ाई आदि के लिए लोहार पेशे की आवश्यकता होती है। हालांकि लोहार बहुत थके हुए होते हैं और उन्हें बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है, फिर भी कई खिलाड़ी हैं जो इसे अपने पेशे के रूप में लेते हैं। हालांकि उपकरण सामान्य शहर की लोहार की दुकान में बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई सफलता दर बोनस नहीं है। अब इस क्रिस्टल के साथ हुआंग फैंग कई खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता है। अकेले 1% मौका दे कि अपग्रेड विफल होने के बाद उपकरण नष्ट नहीं होंगे। हालांकि संभावना अधिक नहीं है। एक बार ट्रिगर होने के बाद उन मूल्यवान उपकरणों के लिए ये बहुत सारे पैसे के लायक है। इसलिए हुआंग फैंग कहेंगे कि यह क्रिस्टल एक खजाना है। खोपड़ी राजा खदान में रहता है। जिन चीजों में इसका विस्फोट होता है उनमें से कई चीजें अयस्क और उसके निर्माण से संबंधित होती है। 2 उपकरणों में एक हथौड़ा है जो सफलता दर को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा भाग्यशाली विशेषता बोनस भी है। खेल में लकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो खिलाड़ियों की वेशभूषा, तैयारी की विस्फोट दर, दवा बनाने और परिष्कृत करने की सफलता दर आदि से संबंधित है। हालांकि खेल में लकी उपकरण जोड़ना दुर्लभ है। हुआंग फैंग को इस मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कंकाल राजा से लड़ना कठिन है, फिर भी जो चीजें फूटती हैं वे अभी भी अच्छी हैं। हुआंग फैंग ने खुद से कहा, सभी चीजें स्टोरेज बॉक्स में डालकर संतुष्ट है। यह मंजिल आखिरी है। जब वो यहाँ पहुंचा तो वो पूरी खदान गुफा से गुजरने में सक्षम था। हुआंग फैंग जाने वाला था। इस समय उसने अपने आसपास के राक्षसों को ताजा करना शुरू कर दिया। हालांकि हुआंग फैंग ने पाया कि इन राक्षसों का स्तर बहुत गिर गया था। यह आखिरी था। राक्षस केवल स्तर 15 के कंकाल हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे टूटे फूटे हों। वे देखने में ऐसे नहीं लगते कि उनमें कितनी आक्रमण शक्ति है।
आखिरकार यह मूल स्थिति में वापस आ गया है। संभवतः ऊपरी परतों में राक्षसों का स्तर भी बहुत गिर गया है। ये खदान के छेद की सामान्य उपस्थिति है। हुआंग फैंग ने संतोष के साथ कहा कि यदि यहाँ सभी राक्षस पिछले स्तर के हैं तो अनुमान है कि कुछ खिलाड़ी यहाँ मेरे पास आएंगे। उनके अपने शहर के लिए यह उनकी आय से कम है। जब हुआंग फैंग चीनी शहर में वापस आया तो उसे अंकल ली का नौकर कहा गया। वो रिपोर्ट करने आया था कि उसने जो भी सुविधाएं बनाने की व्यवस्था की थी उनका निर्माण कर लिया गया है, जो खेल में अच्छा था। जब तक उसके पास पैसा था और वो कुछ भी बनाना चाहता था वो जल्दी हो जाता था। फिर अन्य शहरों से संपर्क खोलें। हुआंग फैंग ने अंकल ली को बताया कि उसके बाद उन्होंने शहर को अन्य खिलाड़ियों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए निर्धारित किया। ठीक है, लॉर्ड ने अंकल ली को आदरपूर्वक कहा। बाद जब ट्रांसमिशन एरे को आधिकारिक तौर पर खोला गया तो हुआंग फैंग ने पाया कि कुछ खिलाड़ी ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से यहाँ आए थे। ट्रांसमिशन एरे से बाहर निकलने के बाद वे सभी उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। जाहिर है वे सभी इस शहर के बारे में अजीब और उत्सुक थे। क्या यह हुक्सिया शहर है? मैंने इसके बारे में पहले कैसे नहीं सुना? कुछ खिलाड़ियों ने कहा। यह एक नया होना चाहिए, ये सिस्टम का शहर नहीं होना चाहिए, एक अन्य खिलाड़ी ने कहा। यह शहर की ताकत रैंकिंग में आखिरी शहर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर का नेता कौन है। यह एक वास्तविक अमीर आदमी या एक संघ होना चाहिए, अन्यथा इस समय पैसा होना और शहर बनाने में सक्षम होना असंभव है। आसपास की स्थिति का अवलोकन करते हुए कई लोगों ने इसके बारे में बात की। हुआंग फैंग ये देखकर बहुत खुश हैं कि ट्रांसमिशन एरे से खिलाड़ी आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन एरे लेने के लिए खिलाड़ियों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं और यह पैसा उन दो शहरों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है जहां से वे शुरू करते हैं और जहां वे गंतव्य हैं। हालांकि एक समय में एकत्र किया गया धन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे अधिक से अधिक खिलाड़ी आते हैं, अन्य संघों के कई खिलाड़ी भी आते हैं। उनमें से कई राक्षसों से मिलने या उनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि झूठ और असली का पता लगाने के लिए आते हैं। आखिरकार अन्य संघों के लोगों को चीन शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में उन्हें अपने विरोधियों का विवरण जानना होगा। इस स्थान पर लोहार की दुकान थोड़ी अजीब है। यह मुझे ये भी याद दिलाता है कि इसने सफलता दर 10% बढ़ा दी है। अचानक एक आश्चर्यचकित खिलाड़ी ने पुकारा। ये खिलाड़ी एक लड़ाकू पेशेवर खिलाड़ी है। हालांकि लड़ाकू पेशेवर खिलाड़ी भी जीवन पेशा सीखेंगे, हालांकि वे इस संबंध में दृष्टिकोण का अध्ययन नहीं करेंगे, बस इसे एक उप पेशे के रूप में लेंगे। और इस खिलाड़ी का उप पेशा एक लोहार है। उसने बस लोहार की दुकान देखी और अपने बैकपैक में एस बनाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसे ऐसा संकेत मिला। ये सच है, मुझे भी यह प्राप्त हुआ, एक अन्य खिलाड़ी ने भी प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। तब अधिक से अधिक खिलाड़ियों को समाचार पता चलेगा। एक लोहार खिलाड़ी के लिए ये वास्तव में एक बहुत अच्छी खबर है। और अन्य गिल्ड के स्काउट्स अन्य खिलाड़ियों के समान मूड में नहीं है। आखिरकार यह उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। भगवान, किसी ने अभी मुझसे संपर्क किया है और सड़क पर हमारी दुकान किराए पर लेना चाहता है। इस समय हुआन फैंग अपने शहर लॉर्ड्स हवेली में है। वो अपनी रिसीविंग रिंग की सभी चीजें अपने गोदाम में रखता है। ये गोदाम न केवल सुरक्षित है बल्कि मुफ्त भी है और इसमें बड़ी जगह भी है, इसलिए हुआन फैंग तैयार होने के बाद अपनी चीजें यहाँ रखेंगे। उन लोगों के पास आंखें हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई यह दुकान किराए पर लेना चाहता है। बाहर के प्रशिक्षण बिंदुओं का तो जिक्र ही नहीं, यानी खदान गुफा और उसकी अपनी विशेष लोहार की दुकान खिलाड़ियों को आकर्षित करेगी। स्वाभाविक रूप से कुछ व्यवसायियों को अंदर व्यवसाय के अवसर दिखाई देंगे और दुकानों को किराए पर लेना भी शहर की मुख्य आय है। खिलाड़ियों के शहर का स्वामित्व होने के बाद शहर की स्टोरों का उपयोग स्वयं किया जा सकता है या किराए पर दिया जा सकता है। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से इतने सारे स्टोर का उपयोग नहीं कर सकते। किराए पर देना एक अच्छा विचार है। किराए पर देने के बाद वे न केवल किराया प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यदि वे इसमें व्यवसाय करते हैं तो किराया भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास करों का भुगतान करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। उन्हें वादा करने में जल्दबाजी न करें। इन गोलियों को बिक्री के लिए दवा की दुकान में रखने में मेरी मदद करें। अधिक कीमत निर्धारित करना याद रखें। हुआन फैंग ने उस दौरान बनाई गई गोलियां निकाली और उन्हें अंकल ली को सौंप दिया। उस सप्ताह में हुआन फैंग कई गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। आखिरकार वो न केवल दवा शोधन में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ है, बल्कि उसके हाथ में एक ड्रैगन तिपाई भी है जो दवा शोधन की सफलता दर को बढ़ा सकता है। कभी कभी अधिक गोलियां होती हैं। अच्छे शहर भगवान, मैं इसे अभी करूंगा, अंकल ली ने कहा। अंकल ली के बाहर जाने के बाद हुआन फैंग ने अपने गिल्ड सदस्यों को गुफा में खनन की व्यवस्था की। फिर उसने गोलियां परिष्कृत करना शुरू किया। लेकिन हुआन फैंग की अपेक्षा नहीं। जब अंकल ली ने उन गोलियों को दवा की दुकान में रखा तो इससे फिर से बड़ी हलचल मच गई। आपको पता होना चाहिए कि हुआन फैंग द्वारा दी गई सभी गोलियां दुर्लभ हैं। शहर की अन्य दवा दुकानों में, चाहे वे व्यवस्थित हो या खिलाड़ियों की, वे अदृश्य है। और ये गोलियां बहुत व्यवहारिक हैं। कुछ प्रतिशत के हिसाब से रक्त लौटाते हैं, कुछ आक्रमण बढ़ाते हैं, कुछ रक्षा बढ़ाते हैं और वृद्धि छोटी नहीं होती। कुछ दुर्लभ दवाएं भी हैं जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। इस प्रकार की गोलियों के उपयोग के लिए कुछ ही स्थान है। इनका उपयोग केवल कुछ विशेष स्थानों या प्रत्ययों में ही किया जा सकता है। हालांकि यदि नहीं तो वे बहुत प्रभावित होंगे। मुख्य बात यह है कि अन्य स्थानों पर उन्हें वो अमृत नहीं मिल सकता है जो प्रतिरोध को बढ़ा सके। यहाँ तक कि प्रतिरोध बढ़ाने वाले उपकरण भी आम नहीं है और कीमत बहुत अधिक है। जैसे ही ये गोलियां दवा की दुकान में प्रवेश करती हैं, बड़ी सनसनी पैदा कर देती हैं। खिलाड़ी संपर्क उपकरण के माध्यम से अपने दोस्तों से संपर्क करते हैं और अधिक से अधिक लोग चीनी शहर में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि हुआ गोफेक द्वारा विशेष रूप से बढ़ाई गई वे गोलियां भी तेजी से कम हो रही हैं। यदि हुआन फैंग ने उन्हें एक सप्ताह तक परिष्कृत नहीं किया होता और सफलता दर अभी भी बहुत अधिक है तो शायद गोलियां पर्याप्त नहीं थी। इस समय अन्य संघों के वरिष्ठ सदस्य अपनी सीटें खोने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक उभरा शहर इतना भयंकर होगा। यह एक खतरा था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से इसका उन पर फायदा था और यह अन्य खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता था। ये उच्च स्तरीय लोग एक के बाद एक इसका पता लगाने के लिए हुआक्सिया शहर में आते हैं। इसलिए थोड़े ही समय में हुआक्सिया शहर ने कई उच्च स्तरीय संघों को इकट्ठा कर लिया है। वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। अब वे यहाँ एक दूसरे को देखते हैं। वे सभी जानते हैं कि यह कैसे हुआ। सभी का उद्देश्य एक ही है, इसलिए वे बस एक दूसरे को सिर हिलाते हैं। एक पल के लिए मैंने नमस्ते नहीं कहा, लेकिन यहाँ घूमता रहा। ऐसे अधिक से अधिक खिलाड़ी हैं जो चीन शहर में निवेश करना चाहते हैं। वे सभी अंकल ली से संपर्क करते हैं। कोई उपाय नहीं है। वे नगर प्रभु का अभ्यास करना चाहते हैं। हालांकि हुआन फैंग दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो शहर का सिटी लॉर्ड है। अगर वे उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनके पास कई कनेक्शन भी हैं। इसलिए यदि वे खिलाड़ी यहाँ स्टोर किराए पर लेना चाहते हैं तो वे केवल अंकल ली से संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ निवेश करना चाहते हैं उनकी भी अभी बहुत जरूरत है। उन्होंने चीन शहर की विशिष्टता देखी है और पैसा कमाने के लिए यहाँ स्टोर खोलना चाहते हैं। उनका मानना है कि भविष्य में इस शहर में कभी भी खिलाड़ी कम नहीं आएंगे। यहाँ निवेश करना अधिक लागत प्रभावी व्यवसाय है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 887 युद्ध की घोषणा। हालांकि हुआन फैंग के निर्देशों के साथ अंकल ली जल्दी में नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसारित कर रहे हैं। हुआक्सिया शहर को और अधिक लोगों के जानने और समझने के लिए इंतजार करने का ये सही समय नहीं है। उस समय लाभ को अधिकतम करने का समय होता है। उस समय दूरदृष्टि वाले निश्चित ही सामने वाले से अधिक धन कमाएंगे। हालांकि हुआन फैंग अच्छे मूड में है, लेकिन अन्य गिल्ड के लोग स्पष्ट रूप से अच्छे नहीं हैं। उन्होंने चीनी शहर की विशिष्टता पाई है और समझ गए हैं कि यह एक मजबूत दुश्मन है। और तो और वे अब तक नहीं जानते कि चीनी शहर का शहरी नेता कौन है। अज्ञात खतरनाक है। अन्य संघ, विशेष रूप से महत्वाकांक्षा वाले लोग, अब हुआन फैंग के हुआक्सिया शहर के लिए भय से भरे हुए हैं। एक बार जब वो विकसित हो जाएगा तो संभवतः वो अन्य संघों से श्रेष्ठ हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसे वे संघ सहन नहीं कर सकते। फिर एक ही विचार वाले कई संघों के अध्यक्ष एक साथ बैठे और चीनी शहर से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने लगे। वे खतरे को शुरुआत में ही खत्म करना चाहते थे। इस बार कई गिल्ड आ रहे हैं, शीर्ष 10 गिल्डों में से 8, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने अतीत में मौत से लड़ाई लड़ी है। हालांकि दोनों संघों ने एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को अच्छा चेहरा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। उनके विचार में उनका वर्तमान स्थान एक दूसरे का नहीं, बल्कि चीनी शहर है। उनका एक साझा दुश्मन है। उन्हें पहले हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप सभी चीनी शहर की स्थिति जानते हैं जो अचानक प्रकट हुआ था। यह एक भेड़िया है और यह ऐसा है जो भौंकता नहीं है, लेकिन लोगों को काटना अस्पष्ट नहीं है। जब सब लोग बैठ गए तो भाईचारे का सरदार, जो 10 संघों में से एक था, खड़ा हुआ और बोला। उसकी बातें सुनने के बाद बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चीनी शहर सचमुच आ रहा है। पहले यह आवाज नहीं करता था, लेकिन अब ये सीधे आ रहा है। इससे घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग असहज हो जाते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस चीनी शहर के सिटी लीडर ने कुछ खास किया है। उन्होंने पहले हमसे संपर्क नहीं किया। वैसे भी हर कोई एक ही जगह पर खाना खा रहा है, उन्हें कम से कम नमस्ते कहना चाहिए। हुआन फैंग का हुआक्सिया शहर स्पष्ट रूप से कई लोगों के लिए पनीर तक पहुंच गया है। आखिरकार बाजार बहुत बड़ा है और हमारे सामने प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। जाहिर है हुआन फैंग अचानक फिर से उभरेगा और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट होंगे। मैंने अभी पूछताछ की है कि हुआक्सिया शहर की स्थापना हुआक्सिया गिल्ड नामक एक गिल्ड द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष हुआन फैंग है। गिल्ड की स्थापना लंबे समय से नहीं हुई थी। ये दूसरे स्तर की गिल्ड है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई खिलाड़ी नहीं है गिल्ड में, और वे सभी आदिवासी हैं। इसी समय पुनर्जन्म जय ने खड़े होकर कहा। हुआन फैंग हुआक्सिया शहर और हुआक्सिया गिल्ड की बुनियादी जानकारी छिपा नहीं सकते। ये चीजें मिल सकती है। हालांकि वो हुआन फैंग की बहुत परवाह नहीं करता है। वैसे भी जब तक वो सामने आकर अपनी पहचान नहीं दिखाता, भले ही वो इन लोगों के सामने खड़ा हो, वे उसे पहचान नहीं सकते। क्या वे सभी आदिवासी हैं? क्या यह विशेष शहर बनाया जाएगा? सिस्टम का गिल्ड भी कौन सा गिल्ड है? किसी ने पूछा। कोई पेस्ट नहीं। इस समय पागल युद्ध गिल्ड के लोग खड़े हो गए और कहा, मैंने इस ततैया के नाम के बारे में पहले सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में एक शहर बनाया है। ये हुआन फैंग वो है जिसने फोमासिस कैनन में हमारे गिल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उसने हर्बलिस्ट की घाटी की पौराणिक प्रतिलिपि स्वयं प्राप्त की है। पागल युद्ध गिल्ड के अध्यक्ष ने कहा। हुआन फैंग के बारे में और अधिक जानने के लिए मुझे डर है कि वर्तमान लोग इस पागल युद्ध गिल्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हुआन फैंग को नहीं देखा, लेकिन हुआन फैंग ने उनके गिल्ड का डुप्लीकेट रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के बारे में सुना। जब अन्य संघों के अध्यक्षों ने उसकी बातें सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि वे वहां अधिक बार नहीं गए, फिर भी उनके संघों में और भी लोग थे। आखिरकार जब तक वो स्थान जहां सूत्र का उत्पादन किया गया था, हालांकि विस्फोट की दर भी अधिक नहीं थी, फिर भी वहां बहुत से लोग थे। इसलिए गिल्ड नेता भी कालकोटरी की कठिनाई को जानते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग अकेले ही पौराणिक कालकोटरी से गुजर सकेंगे। इस तरह उसकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। हुआन फैंग को पहले हमारे गिल्ड के साथ कुछ समस्याएं थी। पुनर्जन्म जय ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि इस चीनी शहर का शहर नेता हुआन फैंग था, तो वे भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कुशल होगा। वो पहले हुआन फैंग को आकर्षित करना चाहता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मजाक है। हुआन फैंग की महत्वाकांक्षा जाहिर तौर पर छोटी नहीं है। जब उन्होंने सुना कि पुनर्जन्म जय है, तो उन सभी को याद आया कि हुआन फैंग जैसा कोई व्यक्ति था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि हुआन फैंग ने दोस्तों को जोड़ने से इनकार कर दिया और अन्य लोग उससे संपर्क नहीं कर सके, इसलिए लंबे समय के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसे भूल गए। इस मामले में हुआन फैंग वास्तव में एक मास्टर है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वह है। आप उसके उपनाम के बारे में क्या सोचते हैं? यह उसके असली नाम जैसा दिखता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, सभी प्रकार की स्थितियों से पता चला है कि वो साथ मिलने के लिए एक अच्छा इंसान नहीं होगा। इसके अलावा उसे कोई दोस्त नहीं होना चाहिए और खेल में अकेले जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो विश्वास नहीं करता है खिलाड़ी, दूसरे गिल्ड के अध्यक्ष ने कहा। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हुआंग फैंग के संघ में केवल आदिवासी हैं, जिसका अर्थ है कि वो खिलाड़ियों को आकर्षित नहीं करना चाहता और उन पर विश्वास नहीं करता। ऐसे लोगों का कोई मित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि हम बस इतना ही जानते हैं। आइए यहाँ आए और इकट्ठा हो। हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमें इस एलियन को खत्म करना होगा और उसे चीनी शहर सौंपना होगा। जब उन्होंने ये सुना तो सभी की आंखें हरी हो गईं। वे सभी चीनी शहर की विशिष्टता जानते थे। उन्होंने हुआंग फैंग के खिलाफ लड़ना क्यों चुना? इसका कारण ये था कि हुआंग फैंग ने कई लोगों के पनीर को स्थानांतरित कर दिया था और उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। साथ ही चीनी शहर के प्रति उनकी लालसा एक पहलू थी और सबसे महत्वपूर्ण, सभी के विचार एक जैसे होने चाहिए। लेकिन आखिरकार शहर एक ही है। जब हम हुआंग फैंग को हराते हैं और उस शहर को जीतते हैं तो हम इसे कैसे विभाजित कर सकते हैं? एक अहम सवाल उठाया गया। मुझे लगता है कि उस शहर को संयुक्त रूप से चलाना और प्राप्त लाभों को इस प्रयास के आकार के अनुसार विभाजित करना बेहतर है। पुनर्जन्म अजय ने कहा कि वह भी अकेले चीनी शहर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था क्योंकि वहां फिर से बहुत सारे गिल्ड थे। यदि वह अकेले खाता तो उस पर मौके पर ही अन्य संघों द्वारा हमला किया जा सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद अन्य लोगों ने सोचा कि यह विधि सभी के लिए सबसे स्वीकार्य होनी चाहिए और उन सभी ने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। जहां तक ये सवाल है कि क्या वे चीनी शहर जीत सकते हैं, उनकी राय में यह कोई समस्या ही नहीं थी। इतने सारे संघ एक साथ काम करते थे। यदि वे दूसरे स्तर के संघ द्वारा स्थापित शहर से भी नहीं लड़ सकते तो वे अपमान से बचने के लिए बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेंगे। चर्चा के बाद वे तितर बितर हो गए और चीनी शहर के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एक साथ बुलाने के लिए तैयार हो गए। और हुआंग फैंग को गिल्ड अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने की तुरंत बाद खबर मिली थी। ये लिंगजियाओ वैली थी जिसने उन्हें सूचना दी। हालांकि वे हुआंग फैंग से संपर्क नहीं कर सके, लेकिन अंकल ली और अंकल ली को यह बताने के लिए कहा। जाहिर है लिंगजियाओ वैली यहाँ के चीन शहर पर हमला करने वालों में से नहीं थी। पुनर्जन्म के प्रति उनकी नफरत बहुत बड़ी थी। वे पुनर्जन्म वाले लोगों के साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहते थे। खेल में बहुत सी चीजों को गुप्त रखना बहुत कठिन है। इसके अलावा इन गिल्ड नेताओं को लगता है कि उनके पास जीतने का मौका है, इसलिए वे बहुत अधिक रहस्य नहीं रखते हैं। इसलिए लिंगजियाओ घाटी के लोगों को इतनी जल्दी खबर पता चल जाएगी। वहीं खेल में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इसकी मदद नहीं कर सकते। इतने सारे संघों के एक साथ निकलने का दृश्य किसी भी समय नहीं देखा जा सकता। हालांकि इतने सारे गिल्ड दूसरे स्तर के गिल्ड से निपटने के लिए एकजुट होते हैं, जो और भी दुर्लभ है। यह केवल एक बार होता है। वो चीनी शहर दयनीय है। इतने सारे संघ एक साथ एकजुट होते हैं, ये शहर बर्बाद हो गया है, कुछ खिलाड़ियों ने कहा। नहीं, लेकिन उन गिल्ड सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। जब शहर बस बना ही था तो वे लोगों पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये शर्मनाक है। कहने का मतलब है मुझे अन्य लोगों के शहर पसंद है। जब तक लोहार की दुकान और दवा की दुकान अन्य शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ईर्ष्या करेंगे। खिलाड़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं और हुआंग फैंग का दिल आसान नहीं है। हालांकि वो अकेले लड़ने से नहीं डरता या समूहों में लड़ने से भी नहीं डरता, लेकिन इस बार ये शहर की सुरक्षा की लड़ाई है। भले ही वे लोग स्वयं नहीं लड़ सकते, फिर भी वे सिटी लॉर्ड की हवेली की ओर भागते हैं और शहर का दिल तोड़ देते हैं। फिर उनका शहर खत्म हो जाता है। भले ही वे मरे नहीं, फिर भी उनके पास कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? यदि आप स्वयं को मार सकते हैं तो भी आप कितना मार सकते हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है कि उसे जुआनवू शहर जाना है, हुआंग फैंग ने खुद से कहा। वो इस खेल में बहुत से लोगों को नहीं जानता है, इसलिए उसके पास खिलाड़ियों से मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जो मदद मांग सकता है वो जुआनवू शहर का भगवान है। भगवान से उसकी कुछ दोस्ती है। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बेटी को बचाने में मदद कर सकता है, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। जब हुआंग फैंग जुआनवू शहर गए तो खेल में घोषणाएं हुई और खेल में सभी खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। पुनर्जन्म गिल्ड ने चीनी गिल्ड पर युद्ध की घोषणा की। जब दोनों पक्ष 3 घंटे तक युद्ध में रहेंगे तो एक दूसरे के क्षेत्र में दोनों गिल्ड के सदस्यों का संचार हो जाएगा। आशी गिल्ड ने हुआक्सिया गिल्ड पर युद्ध की घोषणा की। जब दोनों पक्ष 3 घंटे तक युद्ध में रहेंगे तो एक दूसरे के क्षेत्र में दोनों गिल्ड के सदस्यों का संचार हो जाएगा। पागल युद्ध गिल्ड ने चीनी गिल्ड के लिए युद्ध की घोषणा की। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 889 घेराबंदी शुरू। आखिरकार जनता की आशा या घबराहट भरी मनोदशा में 3 घंटे बीत गए और चीनी शहर को घेरने वाले कई संघों की लड़ाई अंततः आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उस क्षण से जब समय समाप्त होता है, कई गिल्ड खिलाड़ी हुआक्सिया शहर के निकटतम सिस्टम शहर जुआनवू शहर में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। फिर जब लोग जीवंत खिलाड़ियों को देखते हैं तो वे ट्रांसमिशन सरणी में लोगों के एक समूह को दिखाई देते हैं और फिर वे हुआक्सिया शहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। पूरी सड़क हुआक्सिया शहर जाने वाले खिलाड़ियों से भरी हुई है। ये खत्म हो गया है। चीनी शहर सचमुच खत्म हो गया है। ये संघ असली है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने अभी बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 889 में देखा है कि जो लोग अपने जीवन पर गर्व करते हैं वे लगभग 10,000 लोगों के पास आए हैं। अन्य संघों के बारे में बात मत करो। जहां तक हुआक्सिया गिल्ड की बात है, ये केवल दूसरे स्तर का गिल्ड है और इसमें बहुत से लोग नहीं है। अन्य गिल्डों ने इस बार बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है। ये हुआक्सिया शहर को टुकड़ों में तोड़ना है। यह इतने बड़े संघ के लिए एक धौंस है। अफसोस, एक छिपे हुए विशेषज्ञ को उभरना कठिन है। मुझे लगता है कि इस बार यह ठंडा है। कई खिलाड़ी जो गतिविधि देख रहे हैं, अन्य गिल्ड खिलाड़ियों की उपस्थिति देखने के बाद समझते हैं कि चीन शहर वास्तव में खत्म हो गया है। ऐसे हजारों खिलाड़ी हैं जो चीन शहर को घेरने के लिए आते हैं और स्तर कम नहीं है।
इस मामले में दूसरे स्तर के गिल्ड का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि शीर्ष गिल्ड भी इसे सहन नहीं कर सकता है। हालांकि हुआन फेंग ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचा था और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इस समय वो शहर में आ चुका था और दूर से धीरे धीरे आ रहे खिलाड़ियों की ओर देख रहा था, लेकिन उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी। यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन हुआन फेंग को नहीं लगता कि वो मर गया है। उच्चतम स्तर वाला खिलाड़ी स्तर 40 है और स्तर 40 तक पहुंचने वाले लोग केवल कुछ ही हैं। अधिकांश खिलाड़ी 30 या उसके आसपास के स्तर पर है। हालांकि जुआनवू शहर के नेता द्वारा भेजे गए लोगों की संख्या केवल कुछ हजार है। हालांकि अधिक खिलाड़ी नहीं है, ये कम नहीं है। उनमें से सबसे निचला स्तर 50 का स्तर है, जबकि स्तर 60 से ऊपर वाले उनमें से अधिकांश है। इस मामले में खिलाड़ियों के लिए उन्हें मारना निस्संदेह बहुत मुश्किल है। हालांकि शहर के बाहर के खिलाड़ी स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि हुआन फेंग ने उनके लिए एक उपहार तैयार किया है। हालांकि वे इस समय चीन शहर जा रहे हैं और वहां एक लड़ाई उनका इंतजार कर रही है। उनकी मानसिकता बहुत आरामदेह है और उन्हें नहीं लगता कि यह कुछ खास है। सब लोग, हम आ गए हैं। आगे यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। शहर के बाहर हुआजिया कई गिल्ड अध्यक्षों ने कहा कि पुनर्जन्म अजेय है। ऐसी घेराबंदी में कोई दिक्कत नहीं थी कि वे नहीं आएंगे। हालांकि इस बार आखिरकार इसमें आयोजन के बाद लाभों का वितरण शामिल है, इसलिए उनको आना ही पड़ेगा, अन्यथा उस समय उन्हें हानि उठाने का कोई कारण नहीं बनता। ठीक है, अब देर नहीं करनी चाहिए। यह एक छोटा सा शहर है, ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है। चलो ऐसे ही चलते रहें, आवशी गिल्ड के अध्यक्ष ने कहा। अन्य संघों के अध्यक्षों ने भी सिर हिलाया। वास्तव में यदि ये द्वितीय श्रेणी का शहर नहीं होता तो वे आसानी से घेराबंदी शुरू करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार एक शहर, भले ही वो अभी अभी बना हो, में एक शहर की दीवार होती है। शहर की दीवार की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। इस स्तर पर खिलाड़ी घेराबंदी के उपकरण नहीं बना सकते, इसलिए शहर की दीवार पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि ये खिलाड़ी शहर में सेंध लगाना चाहते हैं तो एक तरीका शहर के 4 द्वारों पर हमला करना है। शहर के द्वार पर खून है, जब तक उसमें खून है, जब मात्रा समाप्त हो जाएगी तो दरवाजा स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। दूसरा तरीका शहर की दीवार पर हमला करना है। शहर की दीवार पर भी खून है, हालांकि खून शहर के गेट से कहीं अधिक गाढ़ा है, इसलिए शहर की दीवार को हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस स्तर पर शहर पर हमला करने का केवल एक ही तरीका है, यानी शहर के द्वार पर हमला करना। बाद के चरण में आप विभिन्न घेराबंदी उपकरणों के साथ सीधे सिटी हेड के पास जा सकते हैं। कई संघों के अध्यक्षों के बीच चर्चा के बाद वे 4 समूहों में विभाजित हो गए और क्रमशः 4 द्वारों पर हमला किया। शहर के मुखिया पर बैठा व्यक्ति अवश्य ही चीन का शहर स्वामी होगा। यह व्यक्ति अब भी इतना इत्मीनान कैसे कर सकता है? किसी ने हुआन फेंग को शहर के शीर्ष पर खड़ा पाया। हाँ, वो बाद में जल्दी करेगा। हुआन फेंग को उन खिलाड़ियों की चिंता नहीं थी जो सीधे ऊपर आ गए थे, लेकिन जो लोग बाहर हलचल देख रहे थे वे हुआन फेंग के बारे में चिंतित थे। वे आना चाहते थे। कई खिलाड़ियों के हमले के तहत हुआन फेंग का शहर आधे घंटे तक विरोध नहीं कर सका। निश्चित रूप से कई खिलाड़ियों के हमले के तहत 4 गेट लगभग एक ही समय में मजबूर होते हैं और यह समय 5 मिनट से अधिक नहीं है। हालांकि जब वे खिलाड़ी शहर के द्वार को तोड़ते हैं और शहर में भागना चाहते हैं तो वे पाते हैं कि शहर के द्वार पर वे व्यवस्थित रूप से सशस्त्र लोगों की एक पंक्ति में खड़े हैं। ये लोग बिना कुछ कहे कई खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई तनाव और डर नहीं है, पूरी कतार साफ सुथरी है। इन लोगों को देखकर अंदर आए खिलाड़ी थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें राहत मिली। वैसे भी हुआन फेंग का अपना संघ है, अब उस पर कई संघों द्वारा हमला किया गया है। भले ही वो जानता हो कि वो इस पर कायम नहीं रह सकता, फिर भी वो विद्रोह करेगा। उसके सामने ये लोग शायद हुआन फेंग गिल्ड के लोग हैं। मारना जब खिलाड़ी अभी भी स्तब्ध थे तो जो लोग क्रम में खड़े थे उन्होंने अचानक जोर से शराब पीना शुरू कर दिया। फिर आगे की पंक्ति के लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडस्वॉर्ड को क्रम में घुमाते हैं और इसे कई खिलाड़ियों को काटते हैं। उन खिलाड़ियों को ज्यादा परवाह नहीं थी दूसरे स्तर के संघ का सदस्य कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वे अनुभवहीन हैं। जब उन चाकुओं को काटा गया तो उन खिलाड़ियों पर लगे उपकरण कागज के पेस्ट की तरह लगे, जिसका थोड़ा भी असर नहीं हुआ। सामने की पंक्ति के खिलाड़ियों के पास लगभग एक ही समय में सफेद रोशनी थी। वे सभी सेकंडों में मारे गए। ऐसा लगता है कि खिलाड़ी इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वे फिर से स्तब्ध हैं। हालांकि हुआन फेंग द्वारा आमंत्रित जुआनवू शहर के उन सैनिकों का रुकने का जरा भी इरादा नहीं है। वे अपने हाथों में लंबी तलवारें लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं और अन्य गिल्ड के खिलाड़ी एक के बाद एक मरते जाते हैं। लोग अगले चाकू का विरोध कर सकते हैं। जल्द ही शहर के द्वार में प्रवेश करने वाले सभी खिलाड़ी मारे गए, लेकिन जुआनवू शहर के वे सैनिक जो शहर का पीछा नहीं कर रहे हैं, शहर के गेट पर खड़े हैं और खिलाड़ियों को दूर नहीं देख रहे हैं जो किसी भी समय फिर से लड़ने के लिए तैयार है। मैं बकवास करता हूँ, तुम्हें पता है अभी गेट पर क्या हुआ? क्या वो खिलाड़ी जो जीवंत रूप से देखता है अचानक मोटे तौर पर कहने के लिए विस्फोट हो जाता है? क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि वे हमला करते दिख रहे हैं। अब वे पीछे कैसे हट सकते हैं? दूरी के कारण ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि शहर के द्वार पर क्या हुआ था। मेरा एक दोस्त है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसने अभी अभी घेराबंदी में भाग लिया था। क्या लगता है जैसे ही वे गेट में दाखिल हुए थे तभी उन्हें सेकिल द्वारा मार दिया गया, और तो और वे एक दूसरे के हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आदमी ने कहा। समय उसका चेहरा अभी भी सदमे से भरा था। वास्तव में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी गिल्ड के लोग इतने मजबूत हों? जाहिर है कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि मेरे दोस्त को व्यक्तिगत रूप से इसका एहसास हुआ। वो अब मर चुका है और जुआनवू शहर में पुनर्जीवित हो गया है। ऐसा लगता है कि यह चीनी शहर वास्तव में रहस्यमय है। क्या उनकी ताकतें अन्य गिल्डों की तुलना में पूरी तरह से अधिक हैं? चीनी गिल्ड का अध्यक्ष कौन है? जब बाहर के खिलाड़ी उन्हें मिलने वाली खबरों पर चर्चा करते हैं तो चीनी शहर पर हमला करने वाले वरिष्ठ गिल्ड सदस्य अपने गिल्ड सदस्यों से खबर जान लेंगे।
जब उन्हें ये खबर मिली तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस पर विश्वास न करने की थी। हालांकि इस बार कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने निजी तौर पर इसका अनुभव किया है। इसके अलावा यह विभिन्न संघों से है और इतने सारे लोगों के लिए एक ही समय में झूठ बोलना असंभव है। इसलिए कई गिल्डों का उच्च स्तरीय मूड थोड़ा भारी है। उन्हें अचानक पता चलता है कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती हैं जितना वे सोचते हैं। वे किस बात से डरते हैं? यदि वे फिर से चले गए तो वे दूसरे स्तर के गिल्ड होंगे। दूसरे स्तर के गिल्ड में कितने लोग हो सकते हैं? हम में से बहुत से लोग अकेले होने पर भी उन्हें मार सकते हैं, पुनर्जन्म दुनिया ने कहा। अच्छा, एक अन्य गिल्ड अध्यक्ष ने कहा, टेलीप्रोफेशनल लोगों को उसी समय उन लोगों को कुछ सेकंड देने दे। मैं देखता हूं कि वे कितनी देर तक विरोध कर सकते हैं। हाँ, बस करो। नई कमान प्राप्त करने के बाद वे करीबी लड़ाकू खिलाड़ी जो पहले मोर्चे पर पहुंचे थे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और दूरस्थ पेशे आगे बढ़ गए। उसी समय हमला करने के लिए तैयार हो गए। बांधो प्रकाश की ढाल। जुवानोवु शहर में सैनिकों के बीच उनमें से कुछ ने इसे जोर से पी लिया। तभी सैनिक सफेद रोशनी से घिरे हुए थे। उनकी संरचना में एक सफेद ढाल जैसी चीज प्रकट हुई और उसने उन सभी को ढक दिया। इस समय खिलाड़ियों की सेना का लंबी दूरी का आक्रमण आ गया है। हालांकि इनका हमला सफेद ढाल पर पड़ने के बाद इसका कोई खास असर नहीं होता है। सफेद ढाल के नीचे के सैनिकों को कोई हताहत नहीं हुआ। पवित्र उपचार कौशल। सैनिकों द्वारा एक अन्य रेंज कौशल का उपयोग किया गया था। अचानक सैनिकों के सिर के ऊपर एक हरी लौकी दिखाई दी। फिर सैनिकों ने तेजी से खून लौटाना शुरू कर दिया। ब्लेड। जाहिर है कि सैनिकों की क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया गया है और लोगों के सिर पर एक बड़ी तलवार दिखाई देती है जो हमले को बढ़ाने का एक कौशल है। जल्दबाजी करना। कमान के प्रभारी सिपाही ने जोर से चिल्लाया और सक्रिय रूप से खिलाड़ी की टीम पर हमला कर दिया। इस समय टीम के खिलाड़ियों के सामने कुछ लंबी दूरी के प्रोफेशन है। वे ऊंचाई पर हमला करते हैं लेकिन उनकी रक्षा और गति कम होती है। जुवानोवु शहर में सैनिकों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद उनके पास लगभग कोई प्रतिरोध नहीं है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं। छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 890 पुराना घोंसला संकट में है। नरसंहार। लाल फल नरसंहार। हालांकि कई खिलाड़ियों को पता है कि यह घेराबंदी एक तरफा नरसंहार होगी, वे कल्पना करते हैं कि कई गिल्ड खिलाड़ी हुआंगफेंग के गिल्ड में लोगों का नरसंहार करेंगे। हालांकि अब वे जो पाते हैं वो उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। उन असंख्य गठबंधन सेनाओं का हुआक्सिया शहर में लोगों द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। प्रतिरोध के बिना कोई रेशम नरसंहार नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो लोग? कई खिलाड़ियों के संघों के वरिष्ठ सदस्यों को लगातार खबरें मिल रही हैं कि उनके अधीनस्थ मारे गए हैं, जो उन्हें कुछ हद तक अस्वीकार्य बनाता है। जो लोग चीन शहर से बाहर आते हैं वे आसानी से अपने लोगों को मार सकते हैं, लेकिन जब उनके लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दीवार से टकराने की तरह वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें जरूर कुछ अजीब होगा। पुनर्जन्म जगत ये कहते हुए हैरान है कि खिलाड़ियों का स्तर लगभग एक जैसा है, यहाँ तक कि शीर्ष खिलाड़ियों का भी। अब स्तर 30 के खिलाड़ियों को आसानी से मारना असंभव है। हालांकि चीनी शहर में इन लोगों ने इतनी आसानी से ऐसा किया जिससे उन्हें और अन्य गिल्ड नेताओं को उनका परिचय देने में असमर्थ होना पड़ा। दरअसल ये लोग नहीं जानते कि जुआनोवु शहर के सैनिकों का न केवल इन खिलाड़ियों से उच्च स्तर है बल्कि उनके पास मजबूत उपकरण भी है। खिलाड़ियों में रजत और कांस्य अभी भी मुख्य उपकरण है। सोने के स्तर का उपकरण होना आश्चर्यजनक है। हालांकि जुआनोवु शहर के ये सभी सैनिक सोने के स्तर के उपकरणों से सुसज्जित हैं और उनमें से कुछ प्लेटिनम उपकरणों से सुसज्जित हैं, जो बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा ये सैनिक असली योद्धा हैं। वे सरणी बना सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कई कौशल हैं जो सभी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये खिलाड़ी सेकंडों में मारे जाते हैं। वास्तव में न केवल ये खिलाड़ी इन सैनिकों की मजबूत क्षमताओं को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि हुआंगफेंग भी उनकी क्षमताओं से काफी हैरान है। वो जानता है कि वर्तमान प्रणाली के देशी सैनिकों की ताकत खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर है, लेकिन उसे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। बेशक ये जुआनवु सिटी लॉर्ड द्वारा उसकी देखभाल करने से भी संबंधित है। जुआनवु सिटी लॉर्ड ने इस बार उसे भेजा। उसकी सेना में सभी कुलीन लोग हैं, इसलिए ताकत स्वाभाविक रूप से मजबूत है। ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हुआंगफेंग ने नरसंहार के अगले पक्ष को देखा और खुद से कहा वह यहीं रहने वाला था। जब सैनिक रुक नहीं सके तो वो खुद ही कंकाल सैनिकों को बुलाने जा रहा था। नतीजतन केवल इन सैनिकों के पास ही है समस्या पूरी तरह से हल हो गई और उसे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हुआंगफेंग घूम गया और शहर से गायब हो गया। इस समय शहर के अंतर्गत उच्च स्तरीय गिल्ड हुआंगफेंग को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्हें लगा कि वे पागल हो रहे हैं। इस बार उन्होंने चीनी शहर पर हमला करने के लिए लगभग 1 लाख खिलाड़ियों को एक साथ बुलाया, जो उनके लिए एक सुरक्षित बात है। लेकिन अब सच्चाई यह है कि उन्हें यह समझने देना चाहिए कि वो वही है। हम पूरी तरह से गलत हैं। वे चीनी संघ सभी आदिवासी हैं, इसलिए उनके लिए इतना मजबूत होना कठिन है। कुछ लोग सोचते हैं कि हुआंगफेंग गिल्ड में लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है। वे सभी आदिवासी लोग हैं, यानी वे आदिवासी लोग हैं, कुछ खिलाड़ी नहीं जो अब उन्हें मारते हैं। असंभव। पुनर्जन्म अजय ने कहा, जिन आदिवासियों से मैंने भी संपर्क किया है उनकी ताकत एक सामान्य खिलाड़ी जितनी मजबूत नहीं है। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? अन्य लोग इसके बारे में नहीं सोच सकते। उनमें से कई आदिवासियों के संपर्क में रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वे आदिवासियों की ताकत को जानते हैं। वो आदिवासी इतने ताकतवर नहीं हो सकते। इसके अलावा सिस्टम खिलाड़ियों को ऐसे शक्तिशाली आदिवासियों को भर्ती करने की अनुमति नहीं देगा। खेल को तोड़ना स्पष्ट रूप से अनुचित है। जाहिर है इन खिलाड़ियों ने यह नहीं सोचा होगा कि यह हुआक्सिया गिल्ड के लोग नहीं थे जो उनके गिल्ड के सदस्यों को मार रहे थे, बल्कि जुआनवु शहर के कुलीन सैनिक हुआक्सिया गिल्ड के मूल निवासी, जिन्हें इस समय हुआंगफेंग द्वारा खनन के लिए भेजा गया था और घेराबंदी में भाग लेने के लिए वापस नहीं आया था।
अब तथ्य ये है कि यद्यपि इन संघों में बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं, फिर भी वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उनका लगातार वध किया जा रहा है, जिससे कई संघों के उच्च स्तरीय अधिकारी भ्रमित हो जाते हैं। आखिरकार वे अब बहुत कुछ खो चुके हैं। नहीं सर, हमारे शहर पर हमला हो रहा है। इस समय एक गिल्ड अध्यक्ष को अपने अधीनस्थों से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके शहर पर हमला हुआ। क्या चल रहा है? मुझे युद्ध की घोषणा क्यों नहीं मिली? चेयरमैन ने संदेह से पूछा। युद्ध की घोषणा के बिना हम एक दूसरे के शहरों पर हमला नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, उनके पास केवल एक ही व्यक्ति है और मैं नहीं जानता कि वो कौन है। एक व्यक्ति। राष्ट्रपति को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने ऊपर देखा और शहर को देखा। निश्चित रूप से हुआन फैंग का फिगर चला गया था। हाँ, केवल एक ही व्यक्ति है, हालांकि वो व्यक्ति इतना भयंकर है कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते, सदस्य ने कहा। ये सब बकवास है। तब चेयरमैन ने कहा, आपको पहले उसे रोकना चाहिए। मैं किसी को वापस ले लूंगा। क्योंकि यह घेराबंदी का समय है, खिलाड़ियों को मृत्यु के बाद उनके बाध्य शहर में पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा, बल्कि निकटतम शहर यानी जुआनगो शहर में पुनर्जीवित किया जाएगा। यदि वे वापस जाना चाहते हैं तो वे केवल जुआनगो शहर के ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से अपने शहर में वापस जा सकते हैं। हालांकि जल्द ही एक और बुरी खबर आई। शैनवू शहर के नेता ने ट्रांसमिशन एरे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, ताकि अन्य खिलाड़ी ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से शैनवू शहर में प्रवेश कर सके, लेकिन वे ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से अन्य शहरों में नहीं जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? टेलीपोर्ट एरे को कैसे बंद किया जा सकता है? राष्ट्रपति स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह पहली बार था कि उनकी मुलाकात इस तरह से हुई थी, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। दूसरे संघ के अध्यक्ष को यह खबर मिलने में देर नहीं लगी कि उसके संघ पर हमला हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ जब उस पर एक भेड़िए, एक घोड़े और एक चील ने हमला किया। हालांकि यह केवल 3 पालतू जानवर है, ये काफी शक्तिशाली भी है। गिल्ड के आवास में रहने वाले खिलाड़ी इसका विरोध नहीं कर सकते। कई खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है और राष्ट्रपति का ध्यान अब उनके सामने चीनी शहर पर नहीं है। यहाँ उनका मूल हमला सीमित है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब उसके पुराने घोंसले में कुछ गड़बड़ है। वो इतनी परवाह कहाँ कर सकता है? मुझे जाना होगा, मेरा शहर भी पिट गया है। तुम यहीं रह सकते हो। गिल्ड के अध्यक्ष का बोलना समाप्त होने के बाद वो लोगों के साथ चले गए। हालांकि वे जुआनगो शहर के ट्रांसमिशन एरे में नहीं बैठ सकते थे, फिर भी वे पैदल चलते हुए भी वापस चले जाते थे। जल्दी मत करो, हमें बस थोड़ी देर और रुकने की जरूरत है और शहर खत्म हो जाएगा। पुनर्जन्म अजय ने कहा कि यद्यपि वो अंतिम लाभों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहता था, अब वे पहले से ही हमले में अवरुद्ध है। अगर कोई जल्दी चला जाएगा तो दूसरे लोगों के विचार अलग होंगे। हालांकि आदमी तर्कसंगत है और अजय पुनर्जन्म की परवाह नहीं करता है। अब उस पर पुनर्जन्म नहीं बल्कि उसके ही शहर ने हमला किया है। बेशक उसे अजय पुनर्जन्म की परवाह नहीं है, वैसे भी उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका अपना शहर हार जाए तो शायद वो हंसेगा। दूसरे संघ का अध्यक्ष भी जल्दी में चला गया। अब उसे चीनी शहर पर हमला करने का कुछ पछतावा है। इस शहर